आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं घटना चक्र दृष्टि की करंट अफेयर की मैगजीन का तीसरा पार्ट। तो देखिए, पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, जो आपको दिखाया था ट्रेलर के रूप में, जो 2 घंटे का था, जिसमें जितने भी पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए थे। दूसरी क्लास हमारी रही थी जो भाग 1 था करंट अफेयर का, तो उसमें हमने डिस्कस किया था राष्ट्रीय मुद्दे या फिर नेशनल इवेंट्स जो भी न्यूज़ में रहे थे पूरा साल, 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2023 तक। क्लियर है ना? तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जो 2022 से लेके 2022 के अगस्त से 2023 के अगस्त तक का सारा करंट अफेयर, इसमें इंटरनेशनल मुद्दे सारे डिस्कस करेंगे, और बाकी जो भी रैंक वगैरह रही हैं, इंडिया की रैंक रही हैं और अदर कंट्री की कौन सी रैंक रही है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप एक बात सुन लीजिए। देखिए, आप जिस ईमानदारी के साथ में इसको देख रहे हैं, जिस मतलब आप पूरे लगन के साथ में इस सीरीज़ को देख रहे हैं, अगर आप इस सीरीज़ को पूरा देख लेते हैं जो करंट अफेयर की है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपसे फिर छूटेगा। अगर आपको रिवीजन करना है तो फिर बाद में स्पीड से 2 की स्पीड पे लगा के, 1.7 की स्पीड पे लगा के आप इसको ईजिली रिवीजन कर सकते हैं। मैं से अच्छा तरीका तो देखिए ये है कि आप इनको कुछ पॉइंट को नोट कर लें अपने नोटबुक में, तो वहाँ से आप बाद में ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बोलनी थी आपको, देखिए आपने जितना अभी प्यार दिया है, तो बहुत बहुत उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने, देखिए बहुत कम टाइम में, अभी हार्डली इसे स्टार्ट किए हुए, इस मिशन को स्टार्ट किए हुए 1 से 1.5 महीना हुआ है, तो आपने मतलब इतना ढेर सारा प्यार दिया, तो भाई आपके लिए भी कुछ करने का हमारा मन करता है। तो हम अब आपके लिए देखिए क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं हम आपके लिए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा और आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि मेंस आपका जिसका भी प्रीलिम्स होगा क्लियर हो जाएगा, तो हमारा टारगेट ये है कि कम से कम 250-300 बच्चों का तो प्रीलिम्स होना चाहिए हमारे इससे ग्रुप से अभी तक। तो और उनके लिए फिर हम क्या काम करेंगे कि हम डेली के 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस मेंस के लिए कराएंगे, और उसका फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको आंसर चेक करके देंगे अच्छे से। हमारी जो टीम है जो काम कर रही है, वो आपको कॉपी चेक करके देगी मेंस की, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट लिखवाएंगे। देखिए, अभी होता क्या है कि अभी तक भी आपने कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं लिखा है तो उसकी भी आप टेंशन ना लें। कैसे आप जीरो से आप स्टार्ट कर सकते हो, तो वो हम पूरा स्टार्टिंग से आपको बताएंगे, तो उसकी आप टेंशन ना लें। अभी फ़िलहाल कम टाइम है, आप प्री पर फोकस करें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, पहला है ये 15 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री ने किस देश की यात्रा की थी? तो ये प्रधानमंत्री यूएई की यात्रा पर गए थे। कहाँ पर पहुँचे थे? अबू धाबी में पहुँचे थे। तो नेक्स्ट इसमें और क्या पूछा जा सकता है? नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि COP 28 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये यूएई में किया जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन मनोनीत किए गए हैं? तो इसके अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं सुल्तान एहदम अल जावेर। इसके अध्यक्ष कौन है COP 28 के? तो ये हैं सुल्तान एहदम अल जावेर। अब नेक्स्ट है, जब प्रधानमंत्री यूएई की यात्रा पर गए तो इन्होंने 3 महत्वपूर्ण ये दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कितने, कभी कभी पूछ लेता कितने महत्वपूर्ण मतलब ये हुए हैं, हस्ताक्षर हुए कितने मुद्दों पर? तो 3 मुद्दों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो कौन कौन से? तो देखिए, पहला देख लीजिए। पहला है इसमें भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई के सेंट्रल बैंक के बीच में एक MOU हुआ है, तो मध्य समझौता हुआ है। किसके? आरबीआई और यूएई के बैंक के बीच में। दूसरा, आरबीआई और यूएई के बीच में एक समझौता और हुआ है। तो ये 2 समझौते, तो अब ये 2 बैंक हो गए। तीसरा एक समझौता हुआ है कि अब यहाँ पे ना, तो दूसरा समझौता यही है कि यहाँ पे यूएई में यूपीआई को लागू करने के लिए। क्लियर है? तो तीसरा समझौता क्या हुआ है? शिक्षा मंत्रालय और वहाँ का जो शिक्षा विभाग है उसके बीच में समझौता हुआ है। तो आईआईटी दिल्ली ने भी इसके साथ में हस्ताक्षर किए हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आईआईटी दिल्ली अपना विदेश में एक ये इंस्टीट्यूट खोलने जा रही है, वो कौन से देश में खोलेगी? तो वो यूएई में खोलेगी। कहाँ पे? यूएई में किस जगह खोलेगी? तो यूएई में अबू धाबी में ये खोला जाएगा आईआईटी दिल्ली द्वारा। वहीं पे बात करें आईआईटी मद्रास द्वारा कहाँ खोला जाएगा? तो आईआईटी मद्रास द्वारा खोला जाएगा ये तंजानिया में। तंजानिया की कहाँ पर? तंजानिया के जांजीबार में। तो आपको दोनों का पता होना चाहिए, आईआईटी दिल्ली कहाँ खोल रहा है और आईआईटी मद्रास अपना ये कहाँ खोल रहा है। ठीक है।
तो देखिए पहला तो इसी का है आईआईटी मद्रास का, दूसरा ये दिल्ली का है, ये दूसरा वाला दिल्ली का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ने इससे पहले मतलब जुलाई में ही कहाँ का दौरा किया था, तो प्रधानमंत्री ने ये फ्रांस का दौरा किया था। कहाँ का? फ्रांस का दौरा किया था जुलाई में ही। तो अब ये भारत और फ्रांस की कितनी कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है, तो ये 25वीं वर्षगांठ बनाई गई है। एक और चीज़ आपको आपसे पूछी जा सकती है कि फ्रांस के यहाँ प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो कौन है? एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट है। अब ये देखिए पेरिस स्थित एलएसी प्लेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो ये अवार्ड का नाम है ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, यानी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में ये अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किस कंट्री ने दिया है, तो किस कंट्री ने दिया है? फ्रांस ने दिया है। किसको दिया है? प्रधानमंत्री जी को दिया है। तो हो सकता है कि उसमें और कोई चेंज कर दें, प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रपति लिख दें, कुछ और लिख दें, तो ये आप उसको पहचान लेंगे देख के। अब ये कब अवार्ड दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है यहाँ पे देखिए फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस होता है कब? 14 जुलाई को। कौन से को होता है? ये फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया था 14 जुलाई को। तो इसको ये नाम जानते हैं, ये बेस्टिल दिवस के नाम से भी इसको जानते हैं। अभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बेस्टिल दिवस कहाँ पे मनाया जाता है, तो बेस्टिल दिवस कहाँ पे मनाया जाता? ये मनाया जाता है, बेस्टिल दिवस मनाया जाता है फ्रांस में। इसके मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी ने ये भाग लिया था। अब एक चीज़ और, यहाँ से भारत की सेना गई थी बेस्टिल डे परेड में। बेस्टिल डे परेड में भारत की सेना गई थी, जिसमें 241 सदस्यों की टुकड़ी थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए ये मार्सेले फ्रांस में भारत का एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। कहाँ पे? ये मार्सेले एक जगह है, कहाँ पे? फ्रांस में है। तो भारत अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा वहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। जबकि फ्रांस हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस खोलेगा। क्या? फ्रांस हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस खोलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसने यूपीआई पर सहमति व्यक्त की है कि हम फ्रांस में यूपीआई चलाएंगे। तो दो जगह पे, एक तो आपके यूएई में, दूसरा फ्रांस में, फ्रांस ने बोला है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यूपीआई की शुरुआत कहाँ से होगी, तो पेरिस में जो स्थित है एफिल टावर, तो यहाँ से यूपीआई की शुरुआत करेगा फ्रांस। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत और मिस्र का देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, कौन? राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, इन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। क्लियर है? तो अब ये तो तब आ गए थे, लेकिन उसके बाद में अब जून में हमारे प्रधानमंत्री हिसाब चुकता करने के लिए वहाँ पर चले गए कि कुछ दिन आप हमारे यहाँ आए, अब हम आते हैं आपके यहाँ। तो ये देखिए कि यह जो है इनकी पहली मिस्र यात्रा है, इनकी मोदी जी की पहली मिस्र यात्रा है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत और मिस्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन दारुल इफ्ता में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। कौन? भारत। कहाँ पर? दारुल इफ्ता में एक सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर बनाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रहे आपको कि देखिए प्रधानमंत्री ने काहिरा में कौन सी मस्जिद का दौरा किया था, तो ये अल हकीम मस्जिद है, कहाँ पे? काहिरा में, यहाँ का इन्होंने दौरा किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे तो देखिए कुछ ज़्यादा कोई काम का नहीं है। उसके बाद है काहिरा में प्रधानमंत्री ये हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक का भी दौरा किया था इन्होंने। तो आपको पता होना चाहिए कि हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक कहाँ पे है, तो ये काहिरा में है, यानी कि मिस्र में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इन्होंने क्या काम किया कि प्रधानमंत्री जी को एक अवार्ड दिया मिस्र ने। तो उस अवार्ड का नाम क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि नील नदी कहाँ पे है, मिस्र में है, तो उसी के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड है ये मिस्र का। तो किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये पूछा जा सकता है कि भारत और मिस्र ने अपने रिश्तों की कौन सी वर्षगांठ बनाई है, तो 75वीं वर्षगांठ बनाई है। कौन सी? 75वीं वर्षगांठ बनाई है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं भारत और अमेरिका के बीच में क्या चला है। तो प्रधानमंत्री जी जो है ये 2023 में ही मध्य अमेरिका में गए थे, तो इनकी अमेरिका की पहली आधिकारिक यात्रा थी ये। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब इन्होंने यहाँ पे 21 जून 2023 को प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ये नमा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। तो ये कहाँ पे किया था, ये योग दिवस का नेतृत्व कहाँ पे किया था इन्होंने, तो ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, तो यहाँ पे इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किया था। अब इससे आपकी जो है ये थीम पूछी जा सकती है आपसे कि इसकी थीम क्या थी, पूछी जाएगी कि 21 जून की यानी कि योगा दिवस की इस बार की थीम क्या थी। तो इस बार की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसमें और कुछ ऐसा काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, अब ये पूछा जा सकता है कि कितने देशों के लोगों ने भाग लिया था, तो 135 से अधिक देश थे इसमें। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा एक योग सत्र में सर्वाधिक लोगों की भागीदारी इसमें हुई है, तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए देखिए नेक्स्ट है, अब जब यहाँ पे प्रधानमंत्री चले गए तो उन्होंने सोचा लग कि लगे हाथ हम जो है अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में हिस्सा भी ले लेते हैं। तो ये दूसरी बैठक थी, इनके दूसरा संबोधन था जब इन्होंने ये हिस्सा लिया है इसमें। पहली बार कब हिस्सा लिया था, 2016 में। चलिए नेक्स्ट है, अब जब यहाँ पे आई गए हैं प्रधानमंत्री जी तो लगे हाथ क्या ना क्यों ना 2-4 समझौते कर लिए जाएँ इससे भी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक की एक सहायक कंपनी है GE एरोस्पेस और हमारी कंपनी है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मध्य एक समझौता हो गया। इस समझौते में क्या होगा कि GE F414 जेट इंजनों के संयुक्त उत्पादन के लिए समझौता किया गया है। क्लियर है, आपको इंजन का नाम पता होना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट है कि इसके साथ ही जब यहाँ पे प्रधानमंत्री चले गए तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना देश के हित के लिए कोई समझौते कर लिए जाएँ। तो यहाँ पे इन्होंने आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। तो यह हस्ताक्षर करने वाला विश्व का भारत 27वां देश है। क्लियर है, अब ये आर्टिमिस समझौता है क्या, ये देखिए 13 अक्टूबर 2020 को ये समझौता हुआ था। इसमें 8 देश थे उस टाइम पे जब ये हुआ था। तो ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण से रिलेटेड है, यानी कि सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है आपका ये आर्टिमिस समझौता। तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आर्टिमिस समझौता किससे रिलेटेड है, तो आपको बता देना है। दूसरा, UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार कि निसार में कौन कौन सी 2 संगठन शामिल हैं। तो देखिए एक तो इसरो और एक नासा, एन से नासा और आई से इसरो। क्लियर है, ऐसे आप पकड़ लेते हैं इसको। चलिए एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है एक, देखिए विश्व की सबसे बड़ी अर्धचालक निर्माता कंपनियों में से एक माइक्रोन टेक्नोलॉजी, कौन, माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भारत में एक अर्धचालक असेंबली एवं परीक्षण सुविधा केंद्र, तो यानी कि सेमीकंडक्टर असेंबली कहाँ पे बनाने की बात की गई है इन्होंने, तो ये गुजरात में बनाई जाएगी, गुजरात में। अब देख लेते हैं ये कहाँ पे बनेगी, ये इसका स्थापना होगी गुजरात में, सेमीकंडक्टर ये बनेगा गुजरात में। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने खनिज सुरक्षा साझेदारी MSP, तो MSP वाला नहीं है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला, यह है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का नवीनतम भागीदार बन गया है इसका। तो भारत ने एक तो आर्टिमिस पर समझौते पर सिग्नेचर करे, दूसरा इसका भागीदार भारत बन गया है। अब इसका MSP का फोरम कब होता है, ये तो जून 2022 में आया था। 12 देश हैं इसमें MSP के सदस्य और इसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट है, अब जून 2023 को वाशिंगटन DC में भारत अमेरिका रक्षा त्वरित पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इंडेक्स X लॉन्च किया गया है। तो ये पूछा सकता है इंडेक्स X किन 2 ये कंट्रियों का से लॉन्च किया गया है, तो ये भारत और ये अमेरिका का, इंडिया और USA, आप इससे पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए अमेरिका द्वारा भारत में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे। तो ये कहाँ कहाँ पे खोले जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए, एक तो बेंगलुरु में खोलेगा और दूसरा खोलेगा ये अहमदाबाद में। चलिए नेक्स्ट है, और भारत द्वारा कहाँ पे खोला जाएगा, तो भारत द्वारा अमेरिका के सिएटल में ही खोला जाएगा वाणिज्यिक दूतावास। तो अमेरिका का पता होना चाहिए आपको और भारत का भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, देखिए अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन नेचर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे, अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है कि शिकागो विश्वविद्यालय में विवेकानंद चेयर की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे, शिकागो विश्वविद्यालय में। आपको पता है कि विवेकानंद जी यहाँ पे गए थे। अब नेक्स्ट है, भारत और सर्बिया के बीच में क्या रहा है, तो देखिए अभी तक तो हमने प्रधानमंत्री की जो भी यात्राएं थी वो डिस्कस करी थी। अब देखिए एग्जामिनर आपसे ऐसा पूछ रहा था कि जून 2023 में
राष्ट्रपति कहाँ के दौरे पर नहीं थी? तो राष्ट्रपति कौन है आपको पता होना चाहिए अभी, द्रौपदी मुर्मू है। कहाँ के दौरे पर रही थी? ये सर्बिया के दौरे पर रही थी। क्लियर है? तो किसी भी यूरोपीय देश की इनकी ये पहली यात्रा थी, तो आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर हो सकता है ऐसे देख रख के पूछ लें आपसे कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति अपनी विदेशी यात्रा पर रही हैं, वो कौन सा यूरोपीय देश है? वो ये देश है सर्बिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ के सर्बिया के राष्ट्रपति आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये न्यूज़ में रहा तो उनके राष्ट्रपति देख लो, अलेक्जेंडर बुसिच यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब इस दौरान हुआ क्या कि राष्ट्रपति जी ने अपनी सर्बिया यात्रा के दौरान माउंट अवाला, कौन सा माउंट है यहाँ पे? माउंट अवाला पर स्थित मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये माउंट अवाला कहाँ पे है? तो ये सर्बिया में है ये। क्लियर है? ऐसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है आपको, लेकिन आपको ऐसे डीपली पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट है भारत सूरीनाम के बीच में। अब देख लेते हैं क्या हुआ है। अब देखिए, तो अब यहाँ पर राष्ट्रपति कब गई थी? यहाँ पर गई थी जून को, मतलब 8-9 जून में। और उससे पहले कहाँ पर गई थी? तो ये गई थी सूरीनाम में। सर पहले गई सूरीनाम, उसके बाद में सर्बिया गई। ठीक है, जून में इन्होंने यात्रा की। तो ये एक एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से ये बना सकता है कि इनमें से क्रम में बताइए कि राष्ट्रपति ने कहाँ कहाँ की यात्रा की। तो पहले दे देगा आपको सर्बिया दे देगा, फिर सूरीनाम दे देगा, फिर कोई भी एक नई कंट्री दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सूरीनाम में पहले गई थी, बाद में गई थी सर्बिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हुआ क्या था कि सूरीनाम के राष्ट्रपति पहले यहाँ पे आए थे, जैसे कि हमने मिस्र वाला देखा कि पहले आप आ गए, अब हम जो है हिसाब करने के लिए आपके पास आएंगे, यानी कि जितना भी खाना खर्चा हुआ वो हम जो है पूरा हिसाब बराबर करके आएंगे। तो अब ये सूरीनाम के राष्ट्रपति आए थे यहाँ पर कब? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर ये मुख्य अतिथि बनकर यहाँ पर आए थे। तो ये कब हुआ था? ये जनवरी में हुआ था, तो तभी आए थे। उसके बाद में इन्होंने सूरीनाम के राष्ट्रपति ने इंदौर में एक आयोजित हुई थी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पे हुआ था? तो ये इंदौर में हुआ था, तो जहाँ पे सूरीनाम के राष्ट्रपति ने भी हिस्सा लिया था। क्लियर? अब हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो सूरीनाम के लिए चले गए हैं। ठीक है, तो अब उसमें यहाँ पे जो भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में नए राष्ट्रपति जी को शामिल किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है कि सूरीनाम ने अपने यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। किसको? राष्ट्रपति जी को, हमारे देश के राष्ट्रपति जी को सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। तो उसका नाम क्या है? देखिए, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। अगर येलो स्टार के नाम से आए तो समझ जाओ कि सूरीनाम में दिया गया है। किसको दिया गया? भारतीय राष्ट्रपति को दिया गया है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी को ये अवार्ड दिया गया है। तो कभी आपसे आपके सामने दे देगा फला मिनिस्टर को दिया है, फिर राष्ट्रपति को दिया है, प्रेसिडेंट को दिया है, तो वह या फिर बोल देगा प्रधानमंत्री को दिया है या मुख्यमंत्री को दिया किसी, तो आपको पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति जी को दिया है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब भारत और नेपाल के बीच में देख लेते हैं, भारत और नेपाल के बीच में क्या चर्चा में रहा है चीज़ें। तो देखिए, नेपाल के आपके प्रधानमंत्री हैं कौन? पुष्प कमल दहल प्रचंड ने यहाँ की भारत की यात्रा की है। पद ग्रहण करने के बाद इनकी ये पहली यात्रा है। तो एक चीज़ और देखनी, भारत और नेपाल के बीच में जयनगर बीजलपुर बारदीबोस रेल परियोजना ये अभी यहाँ पे ये इसका सौंपी गई है। क्या? कुर्था बीजलपुर खंड को सौंपा गया है, तो ये इसी का हिस्सा है। कितनी? 68 किलोमीटर की। और ये पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी इसके साथ में भारत और नेपाल के साथ में एक समझौता भी हुआ है, तो ऊर्जा व्यापार समझौता। तो कितना मेगावाट ऊर्जा खरीदेगा भारत नेपाल से, वो देख लेते हैं। तो 10 वर्षों में भारत जो है नेपाल से 10,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा की आयात करेगा। अब एक चीज़ आपको और पता होगी, लास्ट ईयर बहुत चर्चा में थी कि मोतिहारी बिहार में और अमेलखंज नेपाल में, ये क्या है? तो ये पेट्रोलियम पाइपलाइन है। ये पेट्रोलियम पाइपलाइन है किन दो देशों के बीच में? नेपाल और भारत के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत और जापान के बीच में देखते हैं क्या चर्चा में रहा है। तो जापान के प्रधानमंत्री आपको पता होनी चाहिए पहले, फूमिया किसादा जापान के प्रधानमंत्री हैं। अब दूसरी चीज़, अब इसमें और काम की क्या चीज़ है? काम की ये चीज़ है कि इन दोनों देशों के बीच में अभी 17वीं वर्षगांठ बनाई गई है। एक चीज़ और देखनी है, देखिए G20 का सम्मेलन तो अध्यक्ष कौन है? भारत है। वहीं पे आज जापान इस वर्ष जो है जापान G7 की अध्यक्षता कर रहा है। एक G20 की अध्यक्षता कर रहा है, दूसरा G7 की अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट देखिए जी, अभी यहाँ पे कौन सा जी सम्मेलन हो रहा है भारत में? G20,
यानी कि 18वां जी सम्मेलन हो रहा है। ये G7 कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है हिरोशिमा जापान में। 2023 का G7 समिट हिरोशिमा जापान में हुआ है। 2023 को किस देश ने मिलकर भारत के साथ में पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो ये भारत और जापान ने मिलकर पर्यटन डिक्लेयर किया है, पर्यटन ईयर 2023 को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन है? तो एंथोनी एल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री या फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है जो भारत की यात्रा पर रहे थे? तो ये एंथोनी एल्बनीज़ हैं। ये भी पूछ सकता है कि एंथोनी एल्बनीज़ किस देश के प्रधानमंत्री जो भारत की यात्रा पर रहे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। आपको घुमा घुमा के हर एंगल से इसको कराएंगे हम कवर। तो ये भारत की यात्रा पर सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? तो होली के टाइम में सबसे पहले पहुँचे थे अहमदाबाद, गुजरात में। क्लियर है? तो इन्होंने यहाँ पे एक मैच चल रहा था तो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो उसमें ये इन्होंने हिस्सा लिया था, यानी कि देख रहे थे मैच ये वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसको कहा गया प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन। क्लियर है? तो पहला है इसलिए पूछा जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है इनका, देखिए 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम का आरंभ हुआ है। तो नाम क्या है इसको? प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1-2 एग्जाम में भी पूछा भी जा चुका है कि किस देश के डिकिन विश्वविद्यालय ने भारत में अपनी पहली शाखा खोलने के लिए ये मतलब खोलेगा? कौन सा विदेशी विश्वविद्यालय? तो डिकन विश्वविद्यालय है ये खोलेगा कहाँ पे? तो ये खोलेगा आपका गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, जो गुजरात में स्थित है आपका, यहाँ पे खोलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी ECTA हुआ है। ECTA क्या? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो किसके बीच में? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में किस देश के साथ में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया EUTA से पूर्व 1 मई 2022 को भारत और UAE के बीच में ये समझौता हो चुका है। कब हुआ था? 1 मई को। ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भारत में 2011 में भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है भारत और भूटान के बीच में क्या क्या न्यूज़ में चर्चा में रहा है। तो देखिए भूटान नरेश कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो ये अभी क्या है कि भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग करने पर सहमत हो गया है। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है वहाँ पे? तो ये 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मांगदेछू जल विद्युत परियोजना किस देश की है? तो ये भारत ये और भूटान के बीच में है। तो ये भूटान की परियोजना है 720 मेगावाट की है। तो इसे हाल ही में भारत ने जो है अब ये भूटान को सौंप दिया है इसको। या आपसे ये भी नाम पूछा जा सकता है कि खोलोंग छो, ये पुनांग छो, तो जितने भी छो हैं सब ये यहाँ की हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए भारत और भूटान के बीच में पहला रेल मार्ग ये लिंक कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? तो यह है कोकराझार आसाम से गेलुफू भूटान तक। तो आपको पता होना चाहिए कोकराझार आसाम से गेलेफू भूटान तक। चलिए नेक्स्ट है। अब भारत और इटली के बीच में देख लेते हैं। तो इटली के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? जॉर्जिया मेलोनी। तो इन्होंने भारत की यात्रा पर रही हैं। कब? मार्च में। तो नेक्स्ट है और भारत यहाँ के इटली के प्रधानमंत्री ने भी दौरा किया था। क्या नाम है उनका? गियुसेप्पे कॉन्टे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के दौरान इसकी यात्रा के दौरान सु मोलोनी ने 8वें रायसीना संवाद 2023 में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। तो कौन है? मेलोनी, जो कहाँ की हैं? इटली की प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने जो रायसीना संवाद हुआ था तो उसमें हिस्सा लिया था। अब 2023 में भारत एवं इटली के मध्य कौन सी 75वीं वर्षगांठ बनाई गई है? एक और कंट्री की देखी थी हमने जो 75वीं बनाई गई थी, तो ध्यान रखना चाहिए आपको कि किन किन के बीच में बनाई गई थी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत और जर्मनी के बीच में देख लेते हैं क्या हुआ है। तो जर्मनी के चांसलर कौन है? अभी ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो ओलाफ सोल्ज जर्मनी के चांसलर हैं, जो भारत की यात्रा पर रहे थे फरवरी 2023 में। क्लियर है?
अब उसके बाद में इसमें एक फैक्ट और देखने का है कि यह जर्मनी की ये सोलार जी की पहली भारत यात्रा है, इनकी जो ये पहली भारत यात्रा है। नेक्स्ट है भारत और मिस्र के बारे में देख लेते हैं। अब भारत और मिस्र में देखिए, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, आपको पता है कि 26 जनवरी में यहाँ पर मुख्य अतिथि थे। उसके बाद इन्होंने जो है देखिए अक्टूबर में तीसरी भारत अफ्रीका फोरम समिट में भाग लिया था इन्होंने। भारत में गणतंत्र दिवस के ये मुख्य अतिथि थे। यह पहला अवसर था जब मिस्र के किसी राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया हो। कितने वर्ष हो गए इनके भी, ये 75 वर्ष हो गए हैं। 75 इसके हुए हैं, 75 इसके हुए हैं आपके इटली के, और 75 ही एक और हुए थे। चलिए नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच में देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इन्होंने भारत का दौरा किया था। भारत के दौरे में भी ये आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस डेट को 8 सितंबर को ये अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ये गई थी। ये कहाँ पर, ये अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो ये चिश्ती सिलसिले के फाउंडर थे भारत में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए कुशियारा नदी का आपको पता ही होगा किन के बीच में, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ है इसमें। नेक्स्ट है अब मैत्री ऊर्जा संयंत्र, ये भारत और इसके बीच में है दोनों। चलिए नेक्स्ट है ये रूपसा रेल पुल का उद्घाटन किया है। तो दोनों ने मिलकर ये रेल पुल का उद्घाटन किया। तो किस देश के साथ मिलकर, तो ये है बांग्लादेश के साथ मिलकर। कहाँ पे, ये मोंगला पत्तन को खुलना से जोड़ता है। कितनी लंबाई है, 5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। तो ये भारत और बांग्लादेश की मैत्री पाइपलाइन है। तो ये कितना ये करेगी, तो ये जो है बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता ये प्रोवाइड कराएगी। क्लियर है। अब इसकी लंबाई कितनी है, 131 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक है, यह पाइपलाइन नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से सिलीगुड़ी स्थित ये विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के लिए पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है। कहाँ तक, ये नुमलीगढ़ से लेकर सिलीगुड़ी होते हुए पार्वतीपुर डिपो तक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण देखिए, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कौन से सूचकांक में भारत की क्या रैंक है और विश्व में पहले नंबर पे कौन है, वो रैंक निकालता कौन है और आपको कन्फ्यूज़न कहाँ पे होती है। आप एग्जामिनर मतलब कैसे एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज़ करता है, तो वो कन्फ्यूज़न आज हम इसमें दूर कर लेंगे। कोई भी रैंक ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होने की है फिर। क्लियर है। तो देखिए अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे भाइयों मित्रों दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को लिंक शेयर करो जहाँ तक भी हो सके। देखिए हमारी पूरी टीम यार फ्री में आपके साथ मेहनत करेगी हमेशा। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, मेंस में इस बार तो हम मेंस में पूरा फ्री में कराएंगे। जिनका भी प्रीलिम्स हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है वो, तो पूरी मेंस की टेस्ट सीरीज़ फ्री में कराने की कोशिश करेंगे हम। दूसरा नेक्स्ट ईयर से हम इतना कम देखिए प्राइस रखेंगे जिससे कि आपका किसी भी कोचिंग सेंटर से अच्छी क्वालिटी में और कम टाइम में आपको जो है ये हम करा दें टेस्ट सीरीज़। और दूसरी चीज़ ये हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रखेंगे जो पूरा साल चलेगी। आरपीएससी, बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, या कोई भी अदर पीसीएस के लिए जो काम करेगी। पूरा साल आप टेस्ट लिख सकते हो बहुत ही नॉर्मल प्राइस पर। देखिए होता क्या है कि उसमें बहुत सारे खर्चे और एक्स्ट्रा आते हैं। अभी तो इसमें कोई खर्चा ज़्यादा नहीं लग रहा है, ये क्लियर सी बात है। उसमें क्या होगा कि प्रिंट भी कराने हैं, क्वेश्चन पेपर बनवाने हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि फिर आपको चेक करवा के भी देने हैं पेपर वो, तो उसमें मतलब ज़्यादा अगर कम लोग रहते हैं तो फिर 2550 लोग रहेंगे तो हम खुद भी मैनेज कर सकते हैं उसे। लेकिन अगर इनकी संख्या अगर बढ़ी 200 400 500 के करीब पहुंची तो भाई फिर कम टाइम में इतना आप भी समझ सकते हो कि 5-7 लोगों की टीम इतने कम टाइम में चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी, फिर रिजल्ट नहीं दे पाने की हम अच्छे से। तो हम बहुत ही नॉर्मल प्राइस रखेंगे। आप भी देखेंगे कोई भी कैंडिडेट और जो जिसके पास में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको पता ही होगा कि कोई अमीर ज़्यादा तो तैयारी करते नहीं है, अपने जैसे सभी मिडिल क्लास के लोग होते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है और प्रीलिम्स क्लियर हो चुका तो उसके लिए फ्री रहेगी टेस्ट सीरीज, पूरी टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी उसके लिए। तो चलिए देखते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये वैश्विक शांति सूचकांक, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि निकालता कौन है। ये 2023 का पूछ रहा है एग्जामिनर, ये 22 का। पहली क्लियरिटी ये होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये कौन निकालता है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ये निकाला जाता है। क्लियर है, ये पता लग गया आपको। अब दूसरी चीज़ देखनी है इसमें इंडिया की रैंक कितनी है। तो देखिए इसमें इंडिया की रैंक है 126।
ये आपको पता होनी चाहिए। और आपको एक और बता दूं कि 126 और कहाँ पर रैंक है, तो 100 देखिए, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, उसमें भी इंडिया की रैंक 126 ही है। क्लियर है? तो देखिए, एक तो हो गई ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 126, दूसरी हो गई वर्ल्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126, तीसरा 127 रैंक है जी 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 पी, ग्लोबल जेंडर गैप, ये है ना इंडेक्स है ये। तो इसमें कितने रैंक है इसकी, इसमें 127 है। क्लियर है? जी जी पी आई में इंडिया की रैंक है 127, बाकी WHR और ये GPI इसमें रैंक है 126। अब आपको 3 रैंकों में कन्फ्यूज होने की तो जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम कि इसमें ये कौन सा संस्करण था, कभी पूछ लेता कि ये कौन सा संस्करण था, वैसे तो पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर पूछ लिया जाए तो आप कन्फ्यूज ना होने के। कुल देश कितने शामिल थे, 163 देशों के लिए रैंक निकाली गई है। देखिए, वैश्विक शांति में गिरावट आई है, कितनी, 0.42% की गिरावट आई है अभी इसमें वैश्विक शांति में। अगर आपसे पूछे कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा शांत है, तो ये यूरोप सबसे ज़्यादा अभी भी ये पीसफुल रीजन है, ये कौन सा, यूरोप। और सबसे ज़्यादा अशांत की पूछे तो कौन है, मध्य पूर्व या फिर उत्तरी अफ्रीका, सबसे ज़्यादा अशांति इधर ही फैली हुई है। आपसे अब पूछेगा एग्जामिनर कि इसमें से बताइए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा शांत कौन है, तो भाई आइसलैंड सबसे ज़्यादा शांत है, उसके बाद में डेनमार्क है। क्लियर है? 2-3 का आपको पता होना चाहिए कम से कम, क्योंकि मैं ये आगे आपसे क्रम में लगवा लेता है। ठीक है? तो पहला बोल देगा आपसे आइसलैंड, दूसरा फिर डेनमार्क, तीसरा बोल देगा आयरलैंड, और वहीं पे आपसे बोल देगा नेक्स्ट में न्यूजीलैंड पहले पर कर देगा, तो इसमें दिक्कत ना हो आपको, इसलिए 3 को याद करना जरूरी है। क्लियर है? कौन सी, वैश्विक शांति सूचकांक में कितना, 126। और वहीं बात करें आपसे अगर, अब भाई कौन है अशांत जो हमेशा अशांति की बात करता है, तो अब इसमें अशांत कौन है, तो ये अपना ही पड़ोसी मुल्क है, सबसे ज़्यादा अशांत यहाँ पे फैली हुई है। दूसरा यमन महाराज हैं ये, तो यहाँ पे अशांति फैली हुई है। तीसरा सीरिया है। तो 3-3 इनके आप इनके भी याद रखो। अब देखिए, अभी हमने बताया कि भारत की रैंक कितनी है, 126 है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 आ गया, तो इसमें रैंक कितनी है भारत की, इसमें रैंक है 67, इसमें रैंक है 67 भारत की। अब ये निकालता कौन है, तो विश्व आर्थिक मंच, इसको हम WEF भी कहते हैं। तो कौन निकालता है, UPSC में PCS में पूछ लिया था कि यह रैंक, ये जो है सूचकांक कौन निकालता है, तो ये निकालता है विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम WEF भी कहते हैं। तो इसने ये निकाली है। तो इसका देखिए, कुल 120 देशों को इन्होंने शामिल किया है। अब ये इन्होंने 3 आधार बना दिए हैं इसके। पहला तो है समानता, स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत आर्थिक विकास तक बहनीय पहुँच, दूसरी पर्यावरणीय स्थिरता, तीसरा ऊर्जा सुरक्षा। तो भाई तीनों चीज़ें होनी जरूरी हैं। अब इसमें पूछेगा आपसे कि भाई या ये बताइए कि पहले नंबर पे कौन है, तो स्वीडन इसमें पहले नंबर पे है, डेनमार्क दूसरे पे है, और ये जो है नॉर्वे तीसरे पे है। क्लियर है? अब आपको लास्ट का पता होना चाहिए कि लास्ट में कौन है, यमन महाराज यहाँ पे लास्ट में है, वहाँ पे सेकंड लास्ट थे। तो इंडिया की रैंक कितनी है 120 में, इंडिया की रैंक है 67, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बता दी थी। अब चलिए महाराज डिस्कस करते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2023। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको, एग्जामिनर हो सकता है 2022 की पूछ ले, तो इसमें कन्फ्यूज़ ना करें। तो ये कौन निकालता है, तो देखिए ये निकालता है SDSN, इसको कहते हैं हम SDSN, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। क्लियर है? इंग्लिश में, हिंदी में और फारसी में, और सब में हमने बता दिया आपको। अब ये कौन सा संस्करण है, इसका संस्करण है 8वां। तो ये तो कभी पूछा ही जाता, कभी पूछा जाता है, बट शीर्षक पूछ लिया जाता है कि इम्प्लीमेंटिंग द SDG स्टिमुलस। तो ये शीर्षक कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अब देखते हैं आपको इसमें पहले नंबर पर कौन रहा है, तो पहले नंबर पर इसमें रहा फिनलैंड। पहले नंबर पर कौन रहा है, पहले नंबर पर रहा फिनलैंड, और दूसरे पर है स्वीडन। 2 याद रख लो आप। देखिए यहाँ पर स्वीडन पहले पर था, यहाँ पर दूसरे पहुँच गया। यमन वहाँ पर दूसरे पर था, यहाँ पर पहले पा गया। क्लियर है? अब इसमें बात करते हैं सबसे निचले स्थान पर कौन रहा, तो 166 में रैंक लेकर दक्षिणी सूडान महाराज जो है ये पहले स्थान पर रहे, सबसे घटिया। चलिए नेक्स्ट। अब भारत का रैंक कितना है, भारत का है 112। भारत की रैंक कितनी है, 112 रैंक है भारत की। अगर स्कोर की बात करें तो 63.4 इसने भारत का स्कोर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट।
अब हम बात करें ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स में सबसे सही पोजीशन पे कौन है, तो सबसे सही पोजीशन पे रसिया है ब्रिक्स में, और सबसे घटिया पोजीशन पे अभी जो है हम स्टैंड करते हैं। हमारा साथ देने के लिए दक्षिण अफ्रीका एकदम तैयार खड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये है ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। ये ध्यान रहे 2024 की रैंकिंग है, ये एक साल आगे पहले महाराज चल रहे हैं। अब इसमें सिर्फ इतना पूछता हूँ आपसे, तो ये तो पूछता नहीं कि कुल कितने संकेतक हैं, तो संकेतक तो आप छोड़ दो, वो याद भी नहीं होने के। आपसे पूछेगा कि इसमें शीर्ष संस्थान बताओ, तो MIT शीर्ष पे है इसमें अमेरिका की, तो MIT अमेरिका की शीर्ष यूनिवर्सिटी है, दूसरे पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करें कि भारत के इसमें कितने संस्थान हैं, तो भारत के 45 संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है। तो भारत के 45 संस्थानों में कौन है जिसको 2024 वाले में रैंकिंग मिली है, तो देखिए 149 में नंबर पर है IIT बॉम्बे। ये 23 की रैंकिंग है, ये 2024 की रैंकिंग है, ठीक है। 197 नंबर पर है एक IIT दिल्ली। तो पूछ सकता हूँ आपसे कि ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200 में भारत के कितने संस्थान हैं, तो केवल 2 संस्थान हैं, ठीक है। और अगर आप यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी रैंक कितनी है IIT कानपुर की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो आपको इनको याद पता होना चाहिए कि कौन सी रैंकिंग की बात कर रहा है और कहाँ की बात कर रहा है। बहुत ही केयरफुली होकर क्वेश्चन को पढ़ना है, नशे में नहीं रहना है, ठीक है, और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, SDM नहीं बन रहे एक बार में, तो ऐसा सोचना है। क्लियर है। जो पता लगे इधर से जा रहे हो टेम्पो से, ऑटो से जा रहे हो, ये पैदल जा रहे हो, उधर से लाल बत्ती की गाड़ी में आ रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, बस हाँ कॉन्फिडेंस रखना है कि ये जस्ट एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आ जाना है, फिर आराम से लगना मेंस के लिए। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है। देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी की गई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ के हैं, तो ये आपको बताना है। तो ये सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, इसमें जापान के 117 यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें। दूसरे नंबर पर आपके चाइना की 95 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तीसरे नंबर पर भारत की है 75 यूनिवर्सिटीज़। अगर बात करें पहले नंबर पर तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी चाइना और पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना, दोनों पहले दूसरे नंबर पर हैं। भारत के टॉप 100 में केवल 4 संस्थान हैं जिनकी रैंकिंग यहाँ दी गई है। देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यहाँ पे 48वें नंबर पे है, एक ही देख लो तो काफ़ी है इसकी। चलिए नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 बतानी है आपको कि ये किसके द्वारा निकाली गई, तो मर्सर द्वारा निकाली गई है ये। वो इसमें बताना है कि विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो भाई साहब इधर चले मत जाना, तो महीने का खर्चा एक बार में आपका उड़ जाएगा। कौन सा है, ये हांगकॉन्ग है, सबसे महंगा शहर है विश्व का। क्लियर है। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी द्वारा रैंकिंग निकाली, ये रैंकिंग है मर्सर द्वारा निकाली गई है। और टॉप 10 शहरों में मात्र 2 ही शहर जो हैं एशिया के, कौन से, हांगकॉन्ग और ये सिंगापुर। अगर बात की जाए तो सबसे सस्ते शहरों की, तो पाकिस्तान कराची सबसे सस्ता शहर है और इस्लामाबाद दूसरा इधर सबसे सस्ता शहर है। क्लियर है। अब विश्व के सबसे महंगे शहर देख लेते हैं, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, ज्यूरिख, बस 3 देख लो काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट है भारत के अगर शहरों की बात की जाए तो भारत के शहरों में 147वें रैंक मिली है मुंबई को, 169वें रैंक मिली है दिल्ली को, बस 2 देख लो तो काफ़ी हैं अभी। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल लाइबिलिटी सूचकांक 2023 में है। ये क्या पूछ रहा है कि इसके द्वारा निकाली जाती है, तो IEU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये रैंक निकाली जाती है। 2023 की रैंक है। अब कितने शहरों को प्रदान की गई है तो छोड़ दो आप। नेक्स्ट है देखिए टॉप पे कौन रहा है इसमें देखिए वियना ऑस्ट्रिया सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष टॉप पर रहा है ये। क्लियर है। और दूसरे नंबर पर ये कोपेनहेगन, तीसरे पे मेलबर्न रहे हैं। नेक्स्ट देखिए और बात की जाए सीरिया की, तो सीरिया का दमिश्क शहर है जो सबसे निचले स्थान पर रहा है ये। क्लियर है। भारतीय शहरों की हम बात करें तो दिल्ली की रैंक इसमें 141 और ये आपकी 141 ही मुंबई की है। ठीक है, 141 से लेकर 48 तक सारी रैंकें दे दी गई भारत को। नेक्स्ट है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो हमने बताया था GGGR, क्या GGGR। अब अपने आप खुद ही बता दो कमेंट करके कि इंडिया की रैंक कितनी है इसमें। चलिए कमेंट करिए और बताइए। अभी हमने बताई थी पीछे कि इंडिया की रैंक बताओ भाई इसमें कितनी है यार, कौन निकालता है इसको, तो इसको निकालता है विश्व आर्थिक मंच। कौन निकालता है, WEF निकालता है इसको। तो इंडिया की रैंक कितनी है इसमें ये बतानी है आपको कमेंट करके। यार बता दो, कितनी बार बोला है कि 126 उसकी थी तो इसकी 127 है,
2 की 126 बताई थी, इसकी 127 बताई थी, कन्फ्यूज़ कर लेते हो अपने आप को। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें देखिए 4 आयाम होते हैं, कौन कौन से? आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण। क्लियर है? तो इसमें और क्या पूछा जा सकता है? इसमें पूछा सकता है टॉप रैंक किसकी है? तो टॉप रैंक पहले नंबर पे है इसमें आइसलैंड, दूसरे पे है नॉर्वे, तीसरे पे है फिनलैंड। ये कौन सी है? जी 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 और जी आर। क्लियर है? तो इसमें भारत का 127 है, 127 रैंक है, और बाकी टॉप पे है आइसलैंड। क्लियर है? चलिए देखते हैं। अब सबसे ख़राब पोजीशन पे कौन है? तो सबसे ख़राब पे हैं आपके अफगानिस्तान और चाड। क्लियर है? चलिए देखिए, भारत का स्कोर इतना है 64.3 और रैंक है भारत की 127वीं, अभी आपको बताई थी। लास्ट ईयर कितने रैंक थी? लास्ट ईयर थी 135, तो इसका मतलब सुधार हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023। कौन सी? ये है विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंक, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंक। तो कब की? 2023 की है। अब इससे रिलेटेड इंडिया की देखिए रैंक इसमें, तो वर्ल्ड, ये आईएमडी द्वारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव यानी WCR अगर आपसे पूछा है तो इंडिया की रैंक है इसमें 40। कितनी है इंडिया की रैंक? 40। कौन निकालता है? आईएमडी इसको निकालता है। आईएमडी मतलब इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र द्वारा ये निकाली जाती है। अब इसके भी 4 कारक हैं, कौन कौन से? आर्थिक, सरकारी, व्यावसायिक और आधारभूत संरचना। आपसे पूछेगा इसमें कि टॉप पर कौन है? डेनमार्क है, दूसरे पर आयरलैंड, तीसरे पे स्विट्जरलैंड। 3 का याद रखना है। निचले का तो आप हो सकता है कि एक ही याद रखो, बट टॉप के आप 2 से 3 याद रखो, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है। देखिए, भारत ने 3 स्थानों की गिरावट दर्ज करते हुए 40वां स्थान हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, ये अरब लीग में पुनः शामिल कौन हो गया? तो पुनः अरब लीग में शामिल हो गया सीरिया। ये कब निकाल दिया गया था? तो ये निकाल दिया गया था 2011 में। तो ये 12 वर्ष बाद शामिल हुआ है ये। क्लियर है? 2011 में इसको निलंबित कर दिया गया था। देखिए, 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ जेद्दा, सऊदी अरब। ये लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा भी गया था, जब हमने कहा था हम करंट में डिस्कस करेंगे इसको। आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, ये अरब लीग का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये पूछा गया था। तो यहाँ पे एक ये डिक्लेरेशन अपनाया गया, जेद्दा घोषणा पत्र। कौन सा? जेद्दा घोषणा पत्र, क्योंकि जेद्दा एक शहर है सऊदी अरब का, तो यहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था। तो अभी देखिए 12 वर्ष बाद में 2023 में सीरिया को इसमें पुनः शामिल कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा किससे रिलेटेड है और किसने चलाया था, कहाँ पे? तो देखिए, ये म्यांमार में चलाया गया था। कहाँ पे? कहाँ पे चलाया गया था? ये भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए चलाया गया था। म्यांमार में क्या हुआ था कि ऑपरेशन करुणा चलाया गया, कि वहाँ पे क्या हुआ था? मोचा चक्रवात आया था। कौन सा? मोचा चक्रवात। तो मोचा चक्रवात से निपटने के लिए भारत ने आपातकालीन सामग्री वगैरह और चिकित्सा सहायता प्रोवाइड की थी। तो पूछा गया किसको किसको की थी? ये की थी म्यांमार को। किसको? म्यांमार को। यह पूछा जा सकता है आपसे कि मोचा चक्रवात कहाँ पर आया था, तो आप बता दोगे मोचा चक्रवात ये इंडियन ओशियन में आया था, जिससे कि म्यांमार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, तो इसने भारत को रैंक दी थी 161, जिसकी वजह से विवादित हो गया था। हमने मानने से मना कर दिया था, भाई ये रैंक जो हमारे लिए सही सूट नहीं कर रही, आपने बड़ी हालत ख़राब कर रखी है हमारी इस रैंक में। तो अब किस बेस पे दी थी? तो बेस भाई उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ अपना एक क्वेश्चन से मतलब है अभी। क्लियर है? तो लास्ट ईयर कितनी रैंक थी? तो भारत को 150 से सीधे इसने 161 पर डाल दिया है। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए, इसके 5 संकेतक हैं। एक तो राजनीतिक संदर्भ, दूसरा विधिवत ढांचा, तीसरा आर्थिक संबंध, चौथा सामाजिक सांस्कृतिक ये संदर्भ, 5वां सुरक्षा। तो भाई भारत में ऐसा क्या हो गया कि तुमने एकदम से ही 11 रैंक नीचे पहुँचा दी? मतलब कहाँ से डेटा लिया है आपने? क्या 2-4 लोग आपके पड़ोसी देश के भी थे क्या इधर के, जिन्होंने भारत के रैंक को इतना गिरा दिया नीचे? तो ये चीज़ें बात की डिस्कस करने वाली हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि अभी पहले नंबर पर कौन है इसमें। तो पहले नंबर पर आपका नॉर्वे, दूसरे पे आपका आयरलैंड, तीसरे पे है डेनमार्क। ठीक है?
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो भारत का स्कोर कितना, 36.62 के साथ 161वां स्थान। पिछले वर्ष की हम बात करें तो 150वें स्थान पर भारत था इसमें। चलिए नेक्स्ट है, वैश्विक दाश्ता सूचकांक 2023 निकाला गया है। तो ये किसके द्वारा निकाला गया है, ये निकाला गया है बॉक फ्री फाउंडेशन। कोई इतनी बड़ी फाउंडेशन नहीं है, बस ये देख लेना आपको कि नंबर में सबसे ज़्यादा दाश्ता कहाँ पे है। तो नंबर में देखा जाए तो 11 बिलियन भारत में है, चाइना में दूसरे नंबर पर है इसमें। लेकिन वहीं पर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा दास कहाँ पे मिलते हैं, अगर परसेंटेज के हिसाब से 1000 जनसंख्या पर देखा जाए तो कहाँ पे, ये उत्तर कोरिया की पहले रैंक है इसमें। तो 1000 में यहाँ पे 100.4 होते हैं, हमारे यहाँ पे इतना नहीं है। दूसरे नंबर पे है आपका ये अफगानिस्तान, तीसरे पे म्यांमार, चौथे पे पाकिस्तान। सारे पड़ोसी आपके 10 से भरे हुए हैं। क्लियर है। तो इसमें जो है क्षेत्रीय रैंकिंग है भारत की 6ठी। तो आपको देखना बस पहली रैंकिंग इसमें किसकी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, आज लास्ट है स्विट्जरलैंड इसमें। नेक्स्ट चलते हैं कि विश्व के 10 सबसे बेस्ट हवाई अड्डे बताने हैं कि कौन से हैं। तो देखिए कुल यात्री के अगर हिसाब से देखें तो यूएसए में अटलांटा जीए हवाई अड्डा है, सबसे ज़्यादा शीर्ष पर है ये। तो काय में कुल यात्री आवागमन में। और वहीं पर अगर भारत में देखा जाए तो भारत में नई दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डा इसमें 9वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर, 9वें नंबर पर है। अगर हम कार्गो यातायात की बात करें तो कार्गो यातायात में हांगकांग का हवाई अड्डा शीर्ष पे है। तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, आप उसी के हिसाब से आंसर करें, अपने हिसाब से आंसर ना करें। आपको दिल्ली का इंदिरा गांधी पता तो यही मार के आ गए, कार्गो ये का हांगकांग को पता है, हांगकांग मार के आ गए। पुराने दिमाग में आपके क्वेश्चन चल रहा तो वही करके आ गए आप, तो ऐसा नहीं करना भाई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट ये किसने निकालती है, तो एम्बर ने निकाली है। एम्बर कोई इतनी बड़ी और नहीं है संस्था। तो आप ये देखना है इसमें कि सबसे ज़्यादा विद्युत मांग वाले देश कौन से हैं। पहले नंबर पर इसमें चाइना है, सबसे ज़्यादा विद्युत की मांग यहाँ पे होती है। कितनी, 8840 TWh। दूसरे नंबर पे आपका आता है ये अमेरिका, विद्युत की मांग में दूसरे पे अमेरिका है। तीसरे पे विद्युत की मांग में भारत। क्लियर है। चलिए देखते हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जक करता है। कौन सा विद्युत क्षेत्र, CO2 के उत्सर्जक करने वाली अर्थव्यवस्थाएं देख लेते हैं कौन सी हैं। पहले नंबर पर आपके चीन महाराज हैं, दूसरे पे अमेरिका महाराज हैं, तीसरे पे भारत देश है हमारा। क्लियर है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए भारत विश्व का कितने % CO2 को करता है, तो 9.4% की करता है। तो ऐसे डेटा को आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट रिपोर्ट का लिंक करके, चाहे आपको जो भी डेटा याद आए तो आप डेटा को यूज़ करें। टॉप 100 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची देखिए आई है। तो उसमें कलाकार में देखिए, कलाकार श्रेणी में कौन है, कलाकार श्रेणी में अभिनेत्री सलमा हायेक हैं और अमेरिकी अभिनेत्री है डू बैरोमोर। तो आपको देखना कि इसमें भारत का भी कोई कैंडिडेट है कि नहीं है। तो भारत वाले को देखना तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन वही पूछता है। तो इसमें देखिए, इसमें आइकॉन श्रेणी में कुल 15 लोगों में शाहरुख खान को शामिल किया गया है। तो भारत के ये निकलिए। दूसरा मार्गदर्शक में ये है फिल्म निर्देशक SS राजमौली शामिल किए हैं काय में, मार्गदर्शक में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। अब आपको कमेंट करके बताना कि 32वें सदस्य के रूप में किसने जो है अपने यहाँ प्रस्ताव पारित किया है। तो कौन कंट्री है जिसने 32वां सदस्य बनने के लिए अपना राजीनामा दिया है। तो कौन है 32वां, तो 32वां है आपका, 32वां स्वीडन। 32वां स्वीडन है जिसने ये वाशिंगटन संधि को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया है, और निकट भविष्य में वह भी नाटो का सदस्य बन जाएगा। तो ये कौन सा सदस्य बनेगा, ये बनेगा 32वां। अभी ये कौन सा, ये नाटो का फिनलैंड है 31वां। ठीक है। तो ये बना कब था नाटो, ये 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि या फिर वाशिंगटन संधि द्वारा ये बना था ये। तो 30वां भी ये देख लो कि 30वां कौन था, मासेडोनिया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है इसका नाटो का। तो देखिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था यूक्रेन और अमेरिका के ये जो है विवाद की जड़ यही है इसका, यूक्रेन का इसमें शामिल होना। हम ये रसिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन इसमें शामिल हो। चलिए नेक्स्ट है देखिए विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। तो इसमें कितनी रैंक है, ये पहले देखो कि निकालता कौन है। तो इसको निकालता है संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क, यानी कि UNSDSN इसको निकालता है।
क्लियर है। अब इसमें पहले दूसरे तीसरे नंबर पर कौन है, तो इसमें FDI है, फिनलैंड डेनमार्क पहले दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर आइसलैंड है। क्लियर है, FDI आएगी तो आप प्रसन्न हो जाओगे। तो ये टॉप पे हैं तीनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन निकालता है, तो हमने देख लिया है, UNSDSN निकालता है। 11वां संस्करण है, इसका कोई मतलब नहीं है संस्करण का। कुल 137 देशों को रैंक दी गई है, जिसमें FDI ये 3 टॉप पे हैं। जब से सबसे कम पर्सन की बात करें तो अफगानिस्तान महाराज सबसे कम पे हैं, लेबनान महाराज जो 136 पे हैं। बाकी भारत का रैंक इसमें 126 है। हमने वहीं पे बता दिया था आपको कि क्या बताया था हमने, कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हमने कहा था कि WHR में कितने रैंक है और उसमें भारत की रैंक है 126। ये बताया था नहीं बताया था आपको। तो लास्ट ईयर कितनी थी, 136 थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए टाइम्स पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में कौन कौन शामिल कर लिया गया, लद्दाख और मयूरभंज शामिल कर लिया गया है। तो देखिए ये उन क्षेत्रों की ये सूची निकालता जो अभी घूमने के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो एक तो ये मयूरभंज आपका उड़ीसा का ज़िला है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा विलक्षण वाहन मिलते हैं और प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। क्लियर है। यहाँ पे सिमलीपाला राष्ट्रीय पार्क भी है जिसमें काले बाघ पाए जाते हैं। दूसरा आपका है लद्दाख। लद्दाख क्यों अभी फेमस है, देखिए यहाँ पे एक तो तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा यहाँ पे भारत का पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य, यानी कि ये फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बना है यहाँ पे। कहाँ पे, ये लद्दाख के चोंगथोंग वन्यजीव अभ्यारण्य के पास। कहाँ पे, हेनले गांव में। तो आपसे किसी भी टाइप से पूछा जा सकता कि भारत का पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये आपका ये चोंगथोंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो में यहाँ पर लद्दाख में तो ये बना है। ये पूछा सकता है कि चोंगथोंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आप बता दो कि ये है सर जी लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बताना आपको वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ये कौन निकालता है, तो ये निकालता है IEP, इसको कहते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। अभी कौन सा संस्करण था, 10वां। 163 देशों के लिए ये निकाला गया है। कितने, 163 देशों के लिए। अब ये देखिए अभी यहाँ पर आतंकी घटनाओं में 9% की गिरावट दर्ज की गई है। आप इसको मैंस में यूज़ कर सकते हो। टॉप पे अभी भी इस्लामिक स्टेट चल रहा है। इस्लामिक स्टेट ने, ये आतंकवादी समूह है, 410 हमले करे हैं इसने। बाकी सबसे एहसान देखना कि कौन सा है, ये आपके अफगानिस्तान महाराज सबसे एहसान चल रहे हैं। अभी खुशी भी नहीं, यहाँ पे प्रसन्नता भी नहीं है। दूसरा बुर्किना फासो है यहाँ पे दूसरे नंबर पे। ब्रिक्स में अगर हालत देखें हम तो भारत की हमारी हालत 13वें नंबर सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और इसमें ब्रिक्स में सबसे ज़्यादा अच्छी हालत पे कौन है, तो सबसे ज़्यादा अच्छी हालत पे इसमें जो है, जो ज़्यादा रैंक है उसकी अच्छी हालत है। ब्रिक्स सबसे अच्छी हालत में है इसमें। चलिए नेक्स्ट है, भारत का कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है, ये डिस्कस कर लिया। अब ये सिपरी की रिपोर्ट देखनी है हमें 2022 की, कौन सी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी की रिपोर्ट आई है। तो इसने कहा है कि अभी देखिए हथियारों के खरीद फरोख्त में 5% की कमी आई है अभी। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा हथियार एक्सपोर्टर कौन है, जिनकी ज़िंदगी हथियारों पर चल रही है। तो 5 में अमेरिका है, रसिया है, फ्रांस है, चाइना है और जर्मनी है। तो ये कुल निर्यात का 76% जो है ये इन्हीं 5 देशों से होता है। अगर बात की जाए कि विश्व के सशस्त्रों में सबसे बड़ा निर्यातक अमेरिका है, तो अमेरिका का विश्व में 40% हिस्सा है। ठीक है। बात की जाए वहीं पे आयातक कौन है सबसे ज़्यादा, तो हम जो है सबसे ज़्यादा पैसा इसी पर खर्च कर रहे हैं भाई साहब, हथियार मंगाने में ही। और दूसरे नंबर पर ये सऊदी अरब कर रहा है, तीसरे पर कतर, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया है ये। क्लियर है। अब 5 देश कुल देशों के आयात का 36% कर रहे हैं, बताओ सही है ना। और भारत विश्व में सबसे बड़ा शस्त्रों का यानी हथियारों का ये इम्पोर्टर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए 13 और 17 के मुकाबले 18-22 में भारत में हथियारों में जो कमी की जा रही धीरे धीरे। और हम लाते कहाँ से हथियार, सबसे ज़्यादा रसिया से लाते हैं हम, सबसे ज़्यादा रसिया से लाते हैं। कितने परसेंट, 45% जो हमारे हथियार हैं वो रसिया से ही आते हैं। वो दूसरे नंबर पर उसमें फ्रांस है, तीसरे पे अमेरिका है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, रूस, फ्रांस और इजराइल द्वारा किए गए निर्यात में मुख्य प्राप्तकर्ताओं में भारत शीर्ष पर है। रूस, फ्रांस और इजराइल ये सबसे ज़्यादा हमारे यहीं डालते हैं हथियार। चलिए नेक्स्ट है, 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसको मिला है। 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है, तो ये देखिए
ये डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में दिया गया है। कौन सा? 95। उसके बाद में ये देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा 11 नामांकन किस फिल्म को प्राप्त हुए? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इसको सबसे ज़्यादा 11 नामांकन पुरस्कार मिले हैं ये। दूसरी चीज़ देखने वाली इसमें कि डैनियल क्विन और डैनियल ये स्क्विनेट को निर्देशित फिल्म में सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार मिले, 7 ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं। दूसरी बात की जाए तो मल्टीवर्स ये मूवी है, तो इसे जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिला है, मल्टीवर्स को। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ देखनी है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? तो इन्हें मिला है पहले वालों को ही, यानी कि डैनियल क्विन और डैनियल ये स्क्विनार्ड, तो दोनों को इनको मिला है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मलेशियाई अभिनेत्री कौन है? मिशेल यो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। काहे के लिए? इनके एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म में शानदार प्रदर्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट है, ये देखिए ये पहली एशियाई महिला है जिनको ये अवार्ड मिला है, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है जिनको अवार्ड मिला है? तो ब्रेंडन फ्रेजर ये अभिनेता हैं, क्लियर है। अब ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। अब ये सहायक में तो नहीं पूछे जाते हैं। अब लास्ट ये पूछा जा सकता है कि भारत का ऐतिहासिक क्षण तब रहा जब कार्तिकी गोंसाल्वेस द्वारा निर्देशित द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। किसको? ये कार्तिक गोंसाल्वेस ने ये द एलिफेंट विस्पर्स नाम से ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इनको मिला है। तो देखिए ये तमिल भाषा की एक फिल्म है। किसकी? तमिल भाषा की फिल्म है। क्या? कार्तिकी गोंसाल्वेस और निर्माता गुनीत मोंगा ने ये बनाई थी। तो ये पहला अवसर था जब किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी को यह फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। तो देखिए ये क्या था कि ये एलिफेंट का एक बच्चा था जिसका नाम रघु था, उसको इन्होंने गोद लिया था। उसके बाद में पूरी कहानी इस पर दिखाई गई है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के लिए ऑस्कर पुरस्कार एक ऐतिहासिक क्षण तब आया जब एस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत यानी कि ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। तो इसके संगीतकार कौन थे? M कीरावानी। तो कौन थे? M कीरावानी इसके संगीतकार थे। और गीतकार कौन थे? चंद्र बोस थे। तो ये पूछा जा चुका है एक बार UPSC में कि नाटू नाटू गीत के गीत ये कौन थे संगीतकार? तो M कीरावानी थे, आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये देखने वाली है इसमें कि नाटू नाटू किसी भी भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत बन गया है। कौन सा? नाटू नाटू। चलिए नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट है इसमें देखिए कि सोनक सेन द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स, तो डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म में अंतिम 5 फिल्मों में शामिल रही है, लेकिन कोई भी अवार्ड जीतने से ये चूक गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गुजराती भाषा की फिल्म कौन सी? छेल्लो सो, ये भी इसमें शामिल हुई थी। अब नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है कि 95 ऑस्कर पुरस्कारों में प्रसिद्ध अभिनेत्री कौन थी जो इसमें उद्घोषक में शामिल हुई थी, प्रेजेंटर्स में शामिल हुई थी? तो ये थी दीपिका पादुकोण, इसमें शामिल हुई थी ये, क्लियर है। तो ये शामिल होने वाली तीसरी थी। पहली महिला कौन थी? पहली जो शामिल हुई थी 1980 में, ये हुई थी पहली भारतीय अभिनेत्री पारसिस खम्बाटा। दूसरी कौन थी? प्रियंका चोपड़ा थी। तो ये तीसरी हुई कि नहीं हुई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 बताना है आपको कि कौन निकालता? तो लेगाटम इंस्टीट्यूट निकालता। अब देखिए तोते बाहर बहुत आवाज़ कर रहे हैं, तो आप तोते की आवाज़ों को एंजॉय कीजिए, अदरवाइज़ इसका कोई इलाज नहीं है अभी। तो चलो ये तो बोलते रहेंगे, इनके लिए कब तक वेट करा जाए। तो देखिए इसमें कितने देशों को शामिल किया गया? 167। आपको पता होना चाहिए कि इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो डेनमार्क को शीर्ष मिला है, जबकि दक्षिणी सूडान को इसमें सबसे लास्ट स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला? तो भारत का स्थान है इसमें लेगाटम में 103, क्लियर है। लास्ट ईयर भारत का 100वीं रैंक थी इसमें। देखिए पश्चिमी यूरोप विश्व का सर्वाधिक समृद्ध यानी कि मोस्ट प्रोस्पेरस क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया है, तो इसमें भारत की रैंक बतानी है कितनी? तो भारत के रैंक इसमें 131। कितने रैंक है? 131 रैंक है। तो किसके द्वारा जारी किया था? तो द हेरिटेज फाउंडेशन। ये तो पूछा नहीं आएगा इसमें किसके द्वारा जारी किया था, बस ये पूछा जाएगा इसमें टॉपर कौन है।
तो देखिए टॉप पे देखना आपको कौन है, तो टॉप पे 4 देश हैं, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड और ताइवान, इसमें टॉप पर हैं। तो ये कौन सा सूचकांक, देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। तो सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, आपको 2 याद कर लो तो ये काफ़ी, आप इसी से पकड़ लोगे। क्लियर है। वहीं पे बात की जाए तो भारत की रैंक कितनी है इसमें, भारत की रैंक है इसमें 131, 52.9 स्कोर के साथ में। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है। तो ये मिशन किसका था, तो देखिए इस मिशन को शॉर्ट में AIM4C भी कहते हैं। तो ये किसका मिशन था, तो ये मिशन था अमेरिका और UAE का। तो ये दोनों की इनकी संयुक्त पहल है। तो ये लाए कब थे, ये लाए थे COP26 में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब भारत इसमें शामिल हो गया है। तो ये पहल संबंधित किससे है, तो ये जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में नवाचार के लिए ये पहल लाई गई है। ठीक है, जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में नवाचार के लिए ये पहल लाई गई है। चलिए नेक्स्ट है, तो भारत ने इस पर जो हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, अब इस पर हस्ताक्षर करने वाले कितने सदस्य बन गए, तो इस पर जो 52 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। तो इसमें देखिए इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो आपको बताना है। तो इसका देखिए, इसका AIM का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वाशिंगटन DC में होता, आप ये भी नोट कर सकते हो। ठीक है, अमेरिका की मेज़बानी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 ये निकाला गया है। तो इसमें कौन किसने निकाला गया है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, बट इसमें क्या देखने की जरूरत है कि 55 अर्थव्यवस्था को इसमें शामिल किया गया है बौद्धिक संपदा सूचकांक में। पहले नंबर पर इसमें अमेरिका है, दूसरे पे UK है, तीसरे पे फ्रांस है। अब इसमें इंडिया की रैंक देखनी है, इंडिया की रैंक है इसमें 42। कितनी रैंक है इंडिया की रैंक है इसमें 42। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, लास्ट की रैंक किसकी है, इसमें वेनेजुएला की लास्ट रैंक है। तो पहली और लास्ट आपको रैंक जरूर देखनी है, इंडिया का स्कोर भी देखना है। इंडिया की 42 रैंक है, बट स्कोर है 38। तो कहीं कहीं स्कोर भी पूछ रहा था, कहीं ये पूछ रहा था कि इंडिया किस पोजीशन में, कौन सी इसमें आती है। तो इंडिया देखिए निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में आती है। कौन सी श्रेणी में आती है भारत, निम्न मध्य आय वाली श्रेणी में, नहीं यानी कि लोअर मिडल इनकम इकोनॉमिक्स में आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा निकाला गया था, 2022 का ये सूचकांक है। 180 देशों में क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। क्लियर है। अब ये देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है इसमें कि टॉप पर कौन रहा है। तो डेनमार्क में 0 भ्रष्टाचार है, यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। फिनलैंड में 2 नंबर पर है और न्यूजीलैंड भी 2 नंबर पर है इसमें। इसके साथ में अगर देखें हम सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सोमालिया है, फिर सीरिया है, फिर दक्षिणी सूडान है। क्लियर है, ये 3 सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं। भारत 40 अंकों के साथ में 85 रैंक पर लेकर आया। देखिए ये अंक हैं और ये रैंक है, तो आपको ये स्थान पता लगाना है कि स्थान कौन सा है, 85वां, और अंक कितने 40। ठीक है। तो लास्ट ईयर भी भारत के इतने ही अंक थे और इतनी रैंक थी, कोई सुधार इसमें नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए भारत बासेनेर व्यवस्था का अध्यक्ष ये बनेगा इस साल, भारत बासेनेर व्यवस्था का अध्यक्ष बनेगा इस साल। तो बासेनेर क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए ये पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं तकनीकों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। ये बासेनेर का नाम कहाँ से आया, तो द हेग नेदरलैंड में एक उपनगर है, उसके नाम से आया है। तो ये समझौता कब हुआ था, 1995 में समझौता हुआ था। इसकी शुरुआत कभी, तो 96 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका सचिवालय कहाँ पर, तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका सचिवालय है। कुल सदस्य देश बताने कितने, 42 कुल सदस्य देश हैं, जबकि चाइना को इसमें शामिल नहीं किया गया है, चाइना इसका सदस्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए भारत का कार्यकाल है 1 वर्ष का केवल, कब से कब तक, 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुका है और 31 दिसंबर 2023 तक भारत का कार्यकाल है। क्लियर है। तो नेक्स्ट है, भारत ने आयरलैंड से इसकी ये जो है अध्यक्षता ग्रहण की है, किससे, आयरलैंड से ली है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो इसमें भारत की रैंक है 110, और हमने SG सतत विकास वाले में रैंक कितनी देखी थी, सतत विकास रिपोर्ट में रैंक कितनी थी, तो उसमें थी 112। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। देखिए मानव स्वतंत्रता की बात करें तो 110, वहीं पर सतत विकास की बात करें तो 112 है। क्लियर है। तो देखिए पास की रैंक में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये किसके द्वारा निकाली गई है, ये कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ये निकाली जाती है। 8वां संस्करण है। स्विट्ज़रलैंड इसमें टॉप पर है, मानव स्विट्ज़रलैंड टॉप, दूसरा न्यूजीलैंड,
2 की आप याद रखो। क्लियर है। अगर दक्षिण एशियाई देशों में बात करें तो सिंगापुर टॉप पे है इसमें, जबकि भारत की बात करें तो भारत इसमें ये 112 पे है और क्षेत्रीय रैंक है इसकी भारत की 10। तो क्षेत्रीय रैंक नहीं पूछी जाती, हमेशा ये ओवरऑल रैंक पूछी जाती है, बेसिक रैंक पूछी जाती है। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सतत विकास में कौन सी रैंक है और भारत की इसमें कौन सी रैंक है मानव सोच ये स्वतंत्रता सूचकांक में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए CSW से ईरान को बाहर कर दिया है क्योंकि इसमें महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। महिलाओं की स्थिति आयोग है ये, तो इससे बाहर इसे जो है ईरान को बाहर कर दिया है। तो ये आयोग बना था 1946 में। अब ये बाहर क्यों किया गया था, तो देखिए अब इसके ये एक वजह थी कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक कांड हुआ, एक लेडी को बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया था और पुलिस वालों के द्वारा, तो इस वजह से इसको जो है बाहर कर दिया गया और कोई कार्रवाई भी इन पर नहीं की गई थी। ठीक है। तो ये इसका कार्यकाल कब से कब तक था, इसका कार्यकाल था 2022 से 26 तक। अब आपको भारत का भी कार्यकाल पता होना चाहिए, तो भारत का कार्यकाल है आपका इसका जो है 2025 तक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये है घटना कि यहाँ पे एक ईरानी महिला को, यानी उसका नाम था महसी अमीनी, तो उसको हिरासत में ले लिया गया था और सरकारी मानकों के अनुरूप हिजाब ना पहनने का आरोप लगाया गया था उस पर। देखिए अपनी स्वतंत्रता होती है, आप पहनो ना पहनो। दूसरी चीज़ ये है कि कोई फोर्स नहीं कर सकता भाई हिजाब पहनने पर। तो दूसरी चीज़ देखिए ये देखनी है कि हिरासत में उन्हें पीटा गया, जिसके फलस्वरूप अमीनी की मृत्यु हो गई थी। तो इंसान का खुद का राइट्स है, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है किसी भी पहनावे को लेकर। जैसे कि आप पहनावे को लेकर आज दिन सुनते रहते हो कि हम पहन के पहचान कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे ऐसा करके, तो वो अपना मैटर है, जो इंडिविजुअली जो भी पहने। अब देखिए हिजाब पहनने पर लेकर पाबंदी लगा दी गई, तो ये तो गलत है ना एक तरीके से। तो दूसरी चीज़ देखिए, तो हुआ क्या कि अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन को दबाने के लिए वहाँ की पुलिस ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज कर दी, जो एकदम से सरासर गलत है ये। तो अब इस वजह से ईरान को जो इससे बाहर कर दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 में बताना है आपको कि कौन किसके द्वारा निकाली जाती है। तो ये IMD द्वारा निकाली जाती है, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा ये निकाली जाती है। क्लियर है। तो अब देखिए इससे रिलेटेड ये यहाँ पे प्रतिभा है। अब इससे रिलेटेड मैं 1-2 रैंक और बता दूँ। हमने देखा था विश्व, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, विश्व स्पर्धात्मकता रैंकिंग में कितनी रैंकिंग थी भारत की, उसमें रैंकिंग में थी भारत की रैंकिंग कितनी थी उसमें थी आपकी 40 रैंक। और आपसे बात की जाए इसमें कितनी रैंकिंग है, तो इसमें रैंकिंग है आपकी 52। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में 52, उसमें थी 40। अगर बात की जाए वैश्विक प्रतिस्पर्धा या फिर बात की जाए वैश्विक वाली रैंकिंग में, वैश्विक प्रतिमा, देखिए यहाँ पर तो विश्व प्रतिमा, वहाँ पर वैश्विक प्रतिमा, यही वर्ड आएगा आपको। तो उसमें रैंक कितनी है, उसमें रैंक है 101। तो 3 रैंकों का आपको पता लगाना। वैश्विक प्रतिमा में रैंक 101 है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में रैंक 40 है और विश्व प्रतिमा में रैंक जो है 52 है। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें रैंक कितनी है, ये 9वां संस्करण है। 63 अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम पे है और भारत की रैंक इसमें 52वीं। क्लियर है। भारत की रैंक इसमें 52वीं। चलिए नेक्स्ट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। तो ये किसको दिया गया है, अभी कौन देता है, तो टाइम ये मैगजीन द्वारा दिया जाता है। किसको दिया गया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की भावना को, यानी कि स्प्रिंट ऑफ यूक्रेन को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है 2022 में उनके साहस और वीरता के लिए चेक गणराज्य का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था। किसको, ये यहाँ के राष्ट्रपति को, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लायन। तो किसको मिला था, ये जेलेंस्की को मिला था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है कि विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं। देखिए ये क्यों कौन निकलता है, ये फोर्स पत्रिका निकालती है। कौन कितने टॉप 100 वुमेन। तो आपको बताना कि पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, उनका नाम क्या है, उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो पहली पता होनी चाहिए, दूसरी पता होनी चाहिए आपको। दूसरी है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की क्रिस्टियन लेगार्डे, दूसरी। और तीसरी हैं कमला हैरिस, तीसरे स्थान पर। क्लियर है।
अगर बात की जाए सबसे कम एज की तो टेलर स्विफ्ट हैं, ये 33 साल की हैं। दूसरी अगर सबसे ज़्यादा की पूछी है तो नैन्सी पेलोसी हैं, ये 82 साल की हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चौथी पाँचवीं का तो आपको याद नहीं करना, बाकी देखना है इसमें कि इसमें इंडिया की कौन है। अब देखिए इंडिया की इसमें 6 महिलाओं को शामिल किया गया है टॉप 100 में। तो पहले नंबर पे यानी कि इंडिया के ये ओवरऑल रैंकिंग में 36वां नंबर, और भारत का पहला निर्मला सीतारमण है, इसमें सीतारमण शामिल है, इसमें वित्त मंत्री है। दूसरा HCL की चेयरमैन है रोशन नडार मल्होत्रा, नाम है इनका, 53वें में रैंक है। तीसरा सेवी की अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच, नाम है इनका, 54वें स्थान पर। और चौथा है ये है सोमा मंडल है 67वें स्थान पर। किरण मजूमदार है 77 में। और ये नायिका संस्थापक है CMO, ये CEO हैं इसकी फाल्गुनी नायर, ये 89वां स्थान है। तो आपसे एक बार पूछ लगा कि इनमें से कौन सी इसमें शामिल नहीं है, तो आपको बताना है फिर कि कौन सी शामिल नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट ये 2022 की है, EAU द्वारा ये निकाली गई है, यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है। तो इसका नाम है क्या, कुछ का कुछ निकल जाता तेज बोलने में। तो ये वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2022 रिपोर्ट है ये। अब इसमें काम की चीज़ क्या है, काम की चीज़ है इसमें कि रैंकिंग में न्यूयॉर्क को सबसे ज़्यादा आधार वर्ष ये माना गया है। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा महंगा शहर कौन सा है रिपोर्ट में, सिंगापुर एवं न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा महंगे शहर हैं। इनकी रैंक दोनों की एक रैंक आई है। ठीक है। आधार शहर किसको माना, तो न्यूयॉर्क शहर को माना है। और सबसे सस्ता शहर कौन सा है भाई, तो ये सीरिया का है, दमिश्क शहर है सबसे सस्ता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें शीर्ष 10 शहरों में शामिल किया गया है किसको, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद को इसमें शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए भारत GPI का अध्यक्ष बना है। तो GPI क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो ये क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी का भारत इस बार का अध्यक्ष बना है। तो चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके 15 सदस्य हैं, इसमें भारत भी इसका एक सदस्य है। तो अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में 29 हो गए हैं। अब 2020 में यूनेस्को को इसके पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। क्लियर है। देखिए अब इसकी बैठक कहाँ पे हुई थी, तो नवंबर 2022 में तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ इसका टोक्यो जापान में। तो आपके तीनों शिखर सम्मेलन इसका पता होना चाहिए, पहला हुआ था कनाडा में, दूसरा हुआ था पेरिस में, और तीसरा हुआ टोक्यो में। तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि लास्ट वाला भी वाला पूछा जाए कि तीसरा शिखर सम्मेलन GPAI का कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ है टोक्यो जापान में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 बताना है आपको कि भारत की रैंक कितनी है इसमें। तो भारत की 8 रैंक है, लास्ट ईयर भारत की रैंक 10 थी। क्लियर है। इसको कौन निकालता है, तो इसको निकालता है आपका जर्मन बाच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो हमने देखा था ये जर्मन बाच द्वारा निकाला गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें स्टार्टिंग में 3 रैंक किसी भी देश को नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है, क्योंकि किसी ने ऐसा काम ही नहीं किया भाई जिसको ये रैंक मिल सके। तो कोई भी देश मतलब जो वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सी की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं हुआ है, तो इसलिए किसी को रैंक नहीं मिली है। लेकिन चौथे नंबर पर आपसे पूछा जा सकता है कि चौथी रैंक इसमें किसकी है, तो चौथी रैंक इसमें डेनमार्क की। जबकि भारत की रैंक पूछी जा सकती है, भारत की रैंक इसमें कौन सी, 8वीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए भारत को 2023 में 8वीं रैंक मिली है। स्कोर कितना है इसका, 66.35 स्कोर है। लास्ट ईयर की रैंक पूछी जा सकती है, लास्ट ईयर 10 रैंक थी। 2021 की भी आपको पता हो तो ज़्यादा अच्छा है, 10वीं रैंक थी 2021 में भी। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में पूछा गया था भारत की रैंक कौन सी है, तो 9वीं रैंक थी। UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर बहुत ज़्यादा विवादित था। तो ये बाकी नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की। मैंने बताया था कि इसमें कितने रैंक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लास्ट वाली रैंक भी बताई थी मैंने इसको। तो कौन निकालता है इसको, तो ये इनसेट बिजनेस स्कूल द्वारा निकाली जाती है, बट इसमें ये ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है। तो ये कौन निकालता है इसको, कौन नहीं निकालता। बट इसमें कितने देश शामिल किए गए, 133 देशों को शामिल किया गया था। पहले नंबर पर आपको बताना है कौन है, पहले नंबर पर इसमें स्विट्जरलैंड है, पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे डेनमार्क। बस 3 याद कर लो।
बाकी उसके बाद में लास्ट का पता होना चाहिए, लास्ट में कौन है, चार्ड है लास्ट में। इसमें बेसबिक प्रतिमा स्पर्धा सूचकांक में चार्ड लास्ट में नंबर पे है, 133 है। कांगो डेमोक्रेटिक्स 132वीं रैंक है इसमें, बस 2 याद कर लो काफ़ी है। अगर हम भारत की रैंक देखें तो देखिए भारत की रैंक अगर पूछी है तो भारत की 101वीं रैंक हमने बताई थी। स्कोर कितना, 29.90 स्कोर है। कौन से वर्ग में भारत को रखा गया है, तो भारत को रखा गया है निम्न मध्य आय वर्ग में। क्लियर है। तो इसमें भारत के 8 शहरों को स्थान मिला है। कौन कौन से, बेंगलोर को 125वां स्थान है, मुंबई को 135वां, चेन्नई का इतना। तो बाकी आप जहाँ का एग्ज़ाम दे रहे हैं जोन से स्टेट का, उसकी रैंक आपको पता होनी चाहिए। 2-3 स्टार्टिंग की आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022। ये देखिए कौन निकालता है, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा निकाला जाता है। ये कौन सा संस्करण था, 13वां संस्करण था। बाकी 44 इसमें संकेतक हैं, इसको सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि पहले नंबर पर कौन है, डेनमार्क पहले पर है, नॉर्वे दूसरे पर है, फिनलैंड इसमें तीसरे पर है। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत की रैंक है इसमें 77। किस में, कौन सी रैंक में भारत की रैंक 77 है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक 77 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए बहुत ही विवादित ये सूचकांक आ गया, जिसको बेसबिक भूख सूचकांक भी कहते हैं। तो ये इफ्री द्वारा निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है, इफ्री द्वारा निकाला जाता है। कब, 2006 से निकाला जा रहा है। अब इसके 4 संकेतक है, चारों के चार आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला कौन सा है, पहला है ये अल्प पोषण, इसको कहते हैं अंडर न्यूरिशमेंट। दूसरा बाल दुबलापन है, बाल दुबलापन। तीसरा बाल ठिकनापन है। चौथा है बाल मृत्यु दर। तो 4 इसके ये हो गए। अब देखिए बाकी 0 को इसमें सबसे अच्छा माना जाता है और 100 को सबसे ख़राब स्कोर माना जाता है। क्लियर है। अब देखिए इसके तथ्य देख लेते हैं, इसको निकालने में कौन कौन मदद करता है। तो देखिए कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से बेसबिक सूचकांक जारी किया जाता है। अब एक चीज़ और ये देखनी है, इसमें कौन सा संस्करण था, 17वां संस्करण था ये। क्लियर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट डाटा ये देखना है कि विश्व के 828 मिलियन लोग अल्पपोषित हैं। कितने, 828 मिलियन लोग। वहीं पर अगर बात की जाए, अगर क्षेत्रीय आधार पर देखा जाए तो विश्व में दक्षिण एशिया में भूखमरी का स्तर सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर, दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा भूखमरी है। और उसके बाद इसके बाद है आपका अफ्रीका का सहारा क्षेत्र। अगर देश के स्तर पर देखे जाए तो सोमालिया में भूखमरी चरम सीमा पर है। कहाँ पे, सोमालिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि 4 देशों में भूखमरी, देखिए भूखमरी वाली कहाँ पे है, जो सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति है। तो ये बुरुंडी हो गया, सोमालिया, दक्षिणी सूडान और आपका सीरिया। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर नेक्स्ट में बात करें हम कि बच्चों के ठिकनेपन में जो छोटे होते चले रहे बच्चे, कहाँ पे, यमन में। तो यमन में बच्चे छोटे होते चले आ रहे हैं। और दुबले कहाँ होते चले हैं, तो दुबले भारत में 19.3% दुबले लोग जो है भारत में हैं। अगर बात की जाए बच्चों की मृत्यु दर के मामले में, तो सोमालिया इसमें सबसे ज़्यादा है, 11.3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में कितने, 121 देशों की गणना की गई है इसमें। और भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक बहुत ज़्यादा विवादित थी इसमें। तो भारत की रैंक है इसमें 107। भारत ने बताया कि ये जो है रैंक सही नहीं है। तो जीआई स्कोर कितना था, 29.1 है। तो आपको विवाद से कोई मतलब नहीं रखना है, आपको देखना है कि ये आप कोई भी एग्ज़ाम पूछा जा सकता है, कोई भी एग्ज़ाम में, तो आपका एग्ज़ाम में ये पूछा जाए तो आप इसको सही टिक कर दें। क्लियर है। चलिए देखिए ब्राज़ील की स्थिति इसमें ठीक ठाक है, 20 रैंक है ब्राज़ील की। अंतिम 5 देख लेते कौन है। 121 में यानी कि लास्ट देश है इसमें यमन का। 120 में है ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। 119 में मेडागास्कर। क्लियर है। भारत की रैंक आपको बतानी है 121 में कितनी है, 107 है और स्कोर 29.1 है। और भारत यहाँ पे भुखमरी में कौन सी गंभीर स्थिति में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसके द्वारा निकाली गई, तो ब्रिटिश कंपनी क्यूएस द्वारा ये निकाली गई है। सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ के हैं इसमें, तो चाइना के सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं इसमें। ठीक है ना। चाइना के पहले नंबर पर कौन है, पैकिंग विश्वविद्यालय चाइना, दूसरे पर नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के कितने, 118 हैं भारत के इसमें शामिल। पहली रैंक किसको मिली, भारत, देखिए एशिया, भारत में अगर पहली रैंक देखा है तो आईआईटी बॉम्बे है। और एशिया की रैंकिंग कितनी थी, 40वीं, इसमें ये 46वीं रैंक है और भारत की रैंक है दूसरी। क्लियर है ना। अब आप यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये आईआईटी कानपुर की रैंक 66 है इसमें, और भारत में रैंक है इसकी ये 6।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग ये निकाली गई है किसके द्वारा? ये निकाली गई ब्रिटिश टाइम्स पत्रिका द्वारा। अब इसमें देखने वाली बात क्या है? इसमें देखने वाली बात ये कि इसमें सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ के? जापान के हैं, दूसरे यूके के, तीसरे चाइना के, चौथे नंबर पर 75 विश्वविद्यालय भारत के हैं इसमें। क्लियर है? तो प्रथम स्थान किसको मिला? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके को प्रथम स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट टेबल देखिए, कुछ नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 2022 वाले। तो इसमें देखिए पहले देखते हैं हम कि 3 अर्थशास्त्र में किसको मिले हैं और क्यों मिले हैं। तो देखिए ये हैं NS वर्नेके, तो USA के हैं ये, इनको मिला है। दूसरा डगलस है, डगलस डायमंड। तीसरा डाइबिंग है, तो इनको मिला है बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए। किस पर? इकोनॉमिक्स में अवार्ड मिला है बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए। वहीं बात की जाए अगर शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो 3 को मिला है। एक तो मिला ये एलिस, ये व्यालिस्की को मिला है। दूसरा ये एक व्यक्ति हैं और 2 संगठन है। मेमोरियल संगठन है, ये कहाँ का? रसिया का। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ है, ये है यूक्रेन का। तो ये कहाँ के? ये है बेलारूस के, बेलारूस के हैं ये कहाँ का? ये रूस का है। और ये कहाँ का? ये है यूक्रेन का। क्लियर है? तो तीनों का आपको पता होना चाहिए। देखिए ये एलएस कहाँ के? ये हैं बेलारूस के। मेमोरियल संगठन है, ये कहाँ का है? ये पूर्व सोवियत संघ का है ये। तीसरा सेंटर फॉर ये सिविल लिबर्टीज़ कहाँ का? ये है यूक्रेन का। क्लियर है? अब देखते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है फ्रांस के एक व्यक्ति हैं एनी ऑर्नी, इनको मिला है एनी ऑर्नी। तो साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाली ये पहली फ्रांसीसी महिला है, ठीक है, और 17वीं महिला है ये। तो इनका उपन्यास कौन सा? पहला उपन्यास ये है लेस आर्मोरीज वाइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उपन्यास है इनके ए मैन प्लेस ए वुमेन स्टोरी और द ईयर। अब रसायन के क्षेत्र में देख लेते हैं किसको मिला है। तो रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है। कौन कौन? एक तो ये देख लो कैरोलिन को मिला है, ये कहाँ के? अमेरिका के। मार्टिन को मिला है, ये कहाँ के? अमेरिका, ये डेनमार्क के हैं। तीसरे हैं ये शार्पलेस, ये अमेरिका के। तो क्यों मिला है? ये क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला है ये फिर कहेंगे बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये भौतिकी का पुरस्कार देख लेते हैं किसको मिला है। तो 3 वैज्ञानिकों को मिला। पहले हैं एलन एस्पेट, दूसरे हैं आपके जॉन एफ क्लॉजर, और तीसरे हैं ये एंटोन जिलिंगर। इनको क्यों मिला है? ये क्वांटम मैकेनिक्स के एक विचित्र गुण आपस में गुथे हुए फोटोनों पर किए गए प्रयोगों बेल असमानता नियम के उल्लंघन को स्थापित करने के लिए मिला है। चिकित्सा का देख लेते हैं। चिकित्सा को मिला है किसको? ये स्वीडन के स्वांते पाबो को ये प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया है? क्योंकि इन्होंने विलुप्त मानवनुमा आदिमानव प्रजातियों के जीनोम और मानव विकास से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए म्यांमार को FATP की काली सूची में डाल दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए FATP क्या है। तो ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फुल नाम है इसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कब बनी थी? ये बनी थी 1989 में। कहाँ पे? पेरिस में। जो G7 का सम्मेलन हुआ था तो यहाँ पे ये बनी थी। अब कुल कितने सदस्य हैं इसके? 39 सदस्य हैं इसके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत कब शामिल हुआ था इसमें? तो भारत शामिल हुआ था इसमें 2010 में। अब रूस को निकाल दिया गया है इससे 2023 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि देखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका पूर्ण बैठक संपन्न हुई है इसकी 2022 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सिंगापुर के हैं TKT राजा कुमार, इन्होंने अध्यक्षता की थी। म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। और कौन है ब्लैक लिस्ट में? ईरान ब्लैक लिस्ट में है, उत्तर कोरिया ब्लैक लिस्ट में है। चलिए नेक्स्ट है। देखिए इसके अतिरिक्त कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक, तंजानिया को ये ग्रे सूची में शामिल कर लिया गया है। और जबकि ग्रे सूची से निकाला किसको? तो पाकिस्तान और निकारागुआ को इस सूची से निकाल दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 तो ये कौन निकलता है? WIPO द्वारा निकाला जाता है। तो प्रतिवर्ष निकलता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ये पुरस्कार कह रहा हूँ, ये सूचकांक निकाला जाता है। अब देखते हैं इसमें। तो 15वां संस्करण था ये।
इसका शीर्षक भी पूछ लिया था कभी कभी, तो शीर्षक था नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है। क्लियर है। अब 132 अर्थव्यवस्थाओं को ये रैंकिंग जारी की गई है। स्विट्जरलैंड टॉप पर है इसमें, लगातार 12 वर्ष से टॉप पर ही चल रहा है स्विट्जरलैंड, अमेरिका और स्वीडन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत का इसमें कितने रैंक है। तो भारत की इसमें 40वीं रैंक है, स्कोर कितना 36.6। नेक्स्ट है इसमें देखिए भारत, केन्या, मालडोवा और वियतनाम को लगातार 12वें वर्ष इसमें इनोवेशन अचीवर्स के इसमें खिताब जो है ये दिया गया है। अब देखिए इसमें टॉप 100 विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के 4 शहरों को शामिल किया गया है, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। चलिए नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो इसमें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये पहले देखते हैं निकाला किसने, तो लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा ये डिजाइन किया गया है। अब इस नेक्स्ट देखते हैं अब इसके संकेतक कौन कौन से हैं, इसके प्रमुख स्तंभ क्या हैं। इस प्रमुख स्तंभ 4 हैं। खाद्य सामर्थ्य 113 देशों को शामिल किया गया, खाद्य उपलब्धता, गुणवत्ता, स्थिरता और ये अनुकूलता। अब देखिए 11वां संस्करण है। संस्करण कभी कभी पूछा था, सब में नहीं, तो सब में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज़ तो आपको याद करने की जरूरत है कि ये सूचकांक कौन सा है और किसने जारी किया है। क्लियर है, मतलब कौन सा मतलब यह कौन सा है, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में। और ये पहले नंबर पर कौन है, भारत के रैंक और स्कोर क्या है इसमें। तो इसमें देखिए पहले नंबर पर फिनलैंड और भारत का स्कोर है इसमें, भारत का स्कोर है इसमें 68वां स्थान प्राप्त किया भारत ने। क्लियर है, लास्ट ईयर 71वां था, तो आपको याद रखना भारत की रैंक इसमें 68वां। नेक्स्ट देखिए अगर बात की जाए कि एशिया में रैंकिंग कितनी है, एशिया प्रशांत में, तो एशिया प्रशांत में 14वां है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो ओवरऑल 68वां है। तो कुछ लोग क्या काम करते हैं, उन्हें ये दिख जाता है, ये नहीं दिखता, वहाँ पे आके ये दिखता तो इस पर आकर टिक कर जाते हैं वो, ये क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ते। वहाँ पे दोनों ऑप्शन रहेंगे, ये भी रहेगा ये भी रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना, एग्जामिनर बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को बनाता है वो, तो आपसे गलती करवाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप गलती प्लीज़ ना करें, बहुत ही केयरफुली इसको वीडियो को सुने पहले तो, और बहुत ही केयरफुली उस दिन आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है देखिए यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। तो कौन कौन से भारतीय शहर हैं जिनको शामिल किया गया है, तो ये बताने हैं आपको। देखिए ये यूनेस्को द्वारा निकाली जाती है। तो कौन 3, ये देखिए अभी इसकी बैठक हुई थी, तो उस बैठक में 44 देशों के 77 शहरों को शामिल किया गया है। तो कौन कौन से ये भारत के 3 कौन से हैं इसमें, 77 में 3 भारत के हैं। तो एक तो है नीलाम्बूर केरल, त्रिशूर केरल और वारंगल तेलंगाना। तो आपको मैच द फॉलोइंग करके भी कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, तो आप कंफ्यूज ना हो। नीलाम्बूर में केरला है, त्रिशूर में केरला है और वारंगल में ये तेलंगाना है। क्लियर है। देखिए त्रिशूर क्या है, ये केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय है। और दूसरा नीलाम्बूर क्या है, तो नीलाम्बूर में सागौन का स्थल है ये, ठीक है, जो केरल राज्य में है। और नेक्स्ट है वारंगल, वारंगल में क्या है, ये तेलंगाना का शहर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट। तो किसने जारी की है, तो वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट पटना में स्थित एक संस्थान द्वारा ही जारी की गई है। कहाँ पे, पटना में स्थित। अब जाहिर सी बात है हमने जारी की तो हम ही पहले नंबर पे होंगे। तो पहले नंबर पर कौन है इसमें, 110 देशों में पहले नंबर पर हम हैं, क्योंकि भाई रिपोर्ट हम निकालेंगे तो हम अपने आप को दूसरे पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, यूपीएससी की स्टेट की कोई भी तैयारी करता है स्टार्टिंग में, तो अपने आप को वो पहले नंबर पर ही रखता है। अगर आप कहोगे कि भाई पहली रैंक मेरी नहीं, पहली रैंक तुम्हारी है दूसरी मेरी है, तो लड़ मरेगा आपसे वो। और मेहनत करेगा किसकी, मेहनत करेगा वो ग्रुप डी की, और रैंक चाहिए उसको पहली। तो ऐसा नहीं करना है आपको, जितनी मेहनत यहाँ पे हिंदू गुरु टीम करा रही है उतनी ही मेहनत करनी है, उसके बाद में फिर रैंक डिसाइड करनी है आपको। और प्री जब तक नहीं हो जाता तब तक कोई आपको रैंक डिसाइड नहीं करनी है। पहला टारगेट है आपका प्री क्लियर करने का, दूसरा उसके अगले दिन से टारगेट करना है कि अब मेंस में फाइनल सिलेक्शन चाहिए, एकदम क्लियर चाहिए मेंस, ठीक है। तो पहले से यहाँ पे ये मान के नहीं चले पहली रैंक आ रही है, क्योंकि जिसकी आ रही होती है उसको भी नहीं पता होता। तो हेली पुलाव कम बनाएं और मेहनत ज़्यादा करें। तो देखिए ये तो क्लियर है, अगर आपने ईमानदारी पूर्वक किसी भी काम में मेहनत करी होती है तो उसका 100% आपको रिजल्ट मिलता है। क्योंकि कहते हैं कि ऊपर वाले के यहाँ देर अंधेर नहीं है, तो अंधेर नहीं मिल सकती है आपको। क्लियर है कि नहीं है, आप अपने अपने दिल में अंदर झांक के देखिए कि आपने क्या ईमानदारी से मेहनत की है कि जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये नहीं की है। अगर नहीं की है तो आपको करनी पड़ेगी भाई। देखिए जो भी है, निब्बा निब्बी है, कुछ भी है, ये सारी चीज़ें बात की हैं।
हमने बड़े बड़े में ये ज़िंदगी में एग्जाम्पल देख लिए, निब्बा हो निब्बी हो सारे भाग जाते हैं, वो कोई नहीं रुकता भाई साथ। अगर आपको अपना साथ चाहिए तो आपके परिवार वाले आपके साथ में खड़े रहेंगे, या फिर कुछ फ्रेंड्स आपके अच्छे हैं आपके सर्कल में तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे। बाकी निब्बा निब्बी बहुत भागते हुए देखे हैं हमने, जैसे एक मुसीबत आई तो भाग के दूर खड़े हो गए वो, या फिर आप फेल हुए, आपका पेटी नहीं निकला, मेंस नहीं निकला, तो आप निब्बा है तो आपके निब्बी फरार, और निब्बी हैं आप तो आपका निब्बा फरार, उसका मेंस निकल गया तो भाई अगर निब्बा निब्बी है तो कोई गलत बात नहीं है, आप एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे के लिए मोटिवेशन बने, आप एक दूसरे के बीच में रोड़ा ना बने। क्लियर है? तो ये तो चंद 2 टिप्स हो गए, तो इस सब पे अप्लाई होते हैं भाई, जिनका है उनके लिए भी, जिनका नहीं है वो अभी ना बनाएं प्लीज़। चलिए नेक्स्ट है, तो दूसरे देखिए दूसरे नंबर पर हमने किसको रख दिया, तो दूसरे नंबर पर हमने रख दिया इस पर दक्षिण कोरिया को। अब भारत यहाँ पे टॉप में है अभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022। तो ये कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था। ये कोई फाउंडेशन है उसने दिया था, अभी कोई इतना देखिए कोई भी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन अगर वो निकालती तो उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रिपोर्ट या कोई इंडेक्स निकालता वर्ल्ड बैंक या IMF या फिर यूनाइटेड नेशन या UNSDSN, तो अगर ये कोई निकालते तो उनमें से देख लिया जाता कि कौन निकालता है, उसमें कन्फ्यूज़न करवा देता है एग्जामिनर। क्लियर है? तो अभी देखिए इसमें सबसे ज़्यादा उदार दान देने वाला इंडोनेशिया पहले नंबर पर है। हम यहाँ पर पीछे हैं भाई, हम किसी को दान देने के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते हैं, है ना। तो ये भारत की रैंक है इसमें 57वीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कुछ सम्मेलन हुए हैं, तो उसमें से क्वेश्चन पूछने जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए अभी 23वां संघाई का ये सम्मेलन हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है? तो 23वां ये चल रहा है भारत में, ये वर्चुअल रूप से हुआ है ये। क्लियर है? अब इसमें जो है नई दिल्ली घोषणा पत्र ये अपनाया गया है। आपसे ये पूछ लेगा हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन में ये नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया है, तो ये अपनाया गया SCO में। और ये पूछेगा SCO में नया सदस्य कौन बना है, तो ईरान को नया सदस्य बनाया गया है। कहाँ पर? भारत में बना है ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और 2024 का ये सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो ये 2024 का सम्मेलन होगा कजाकिस्तान में। तो कौन 10वां सदस्य बन सकता है, तो बेलारूस की कार्रवाई चल रही है, ये 10वां सदस्य 2024 में बन सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो ये कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका समिट, ये देखिए इसके ये समिट, इसका देखिए नरेंद्र मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये बोला है उद्देश्य क्या है इसका, वैश्विक दक्षिणी देशों को एक साथ लाना है। केंद्रीय विषय क्या था इसका केंद्रीय विषय था, देखिए भारत में हुआ है, तो केंद्रीय विषय था इसका आवाज़ की एकता और उद्देश्य की एकता, यानी कि यूनिटी ऑफ वॉइस और यूनिटी ऑफ पर्पस है ये। चलिए नेक्स्ट है, अब ये देखिए मेजबानी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ही की गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। और तो इसमें काम का देखिए यह है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का आयोजन दूसरा चरण कहाँ पे हुआ, देखिए 2 चरणों में हुआ है। COP15 ये 2 चरणों में हुआ है। तो पहले चरण में हुआ था आपका चाइना, दूसरे चरण में हुआ आपका ये मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो इसलिए इसका जो घोषणा पत्र अपनाया गया है, तो 2 देशों की इस पर जो अपनाया गया है उसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम रखा गया है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। कुनमिंग है आपका चाइना में, मॉन्ट्रियल आपका कनाडा में। तो इन 2 देशों के नाम पर, ये 2 देशों के शहरों के नाम पर ये इसका घोषणा पत्र का नाम रखा गया है। इसमें 4 उद्देश्य हैं और 23 लक्ष्य हैं। ठीक है, GBF में कुनमिंग है ना, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ये डिक्लेरेशन। तो 2030 तक 23 लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसमें कितने? 23 लक्ष्य, जैसे क्या 30% भूमि को और अंतर्देशीय जल को, तटीय क्षेत्रों को, महासागरों को संरक्षण प्रदान करना है 30%, और पारिस्थितिक तंत्र को 30% की बहाली करनी है। तो ऐसे ऐसे लक्ष्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस कोर्स में 2024 में तुर्की में आयोजित होने वाले COP20 का अंतिम रूप दिया जाएगा। तो COP24 में 16 कहाँ पे होगा, 24 में होगा, कहाँ पे होगा, तुर्की में होगा ये। क्लियर है? तो इसमें बात की गई है एक बहुपक्षीय कोष अपनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। G20 का शिखर सम्मेलन, आप सबको पता है कि G20 का शिखर सम्मेलन 17वां हुआ था बाली इंडोनेशिया में। 18वां कहाँ पे चल रहा है, 18वां चल रहा है भारत में ये सम्मेलन। इसकी थीम क्या थी, ये थीम पूछ रहा है 17 वाले की, तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर इसकी थीम थी। लेकिन अभी हमें पता करनी है हमारे वाले की थीम क्या है, जो अभी हमारा वाला हो रहा है।
तो देखिए G20 जो हुआ था 17 वाला, उसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी गए थे, लेकिन शेरपा किसको नियुक्त किया गया था? तो शेरपा अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया था। G20 का शेरपा कौन था? अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। चलिए नेक्स्ट है, देखिए भारत इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता के तहत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये देखिए किसकी पहल है? ये मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये किसकी? इंडोनेशिया की पहल है। तो ये मैंग्रोव अलायंस क्लाइमेट इंडोनेशिया एवं संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। तो ये कब लॉन्च की गई थी? ये COP27 में ये लॉन्च की गई थी। अब भारत ने इंडोनेशिया से ही G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। किससे? इंडोनेशिया से ग्रहण की है। अब भारत इसका अध्यक्ष है। कब से कब तक? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन से रिलेटेड कुछ ये देख लेते हैं। 18वां, क्योंकि हमारे जो हो रहा है यहाँ पे भारत में वो 18वां है। तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 9 सितंबर 2023 को ये नई दिल्ली में हुआ है। ये किया जाएगा कहाँ पर? नई दिल्ली में। पहले ये इसकी बैठक रखी नहीं थी यहाँ पे कश्मीर में, तो अब कर दी गई है नई दिल्ली। तो देखिए G20 के ये इसके थीम क्या है? तो वासुदेव कुटुंबकम, यहाँ कहें कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य है। यानी कि इंग्लिश में अगर बोले तो 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। ये अभी एक बिहार के एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको इसकी थीम पता होनी चाहिए। तो ये कहाँ से ली गई? यह विषय महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। और इसका लोगो ये क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों यानी कि केसरिया, सफ़ेद और हरा तथा नीला से प्रेरित है। अब इसमें और नेक्स्ट चीज़ है कि भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ इसमें पृथ्वी को दर्शाया गया है। ठीक है, जो चुनौतियों के बीच में एक विकास को प्रदर्शित करता है। ये चीज़ UPPCS के क्वेश्चन में पूछी गई थी कि कमल की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वर को प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये बात ठीक है, गलत है? तो ये बात ठीक थी, पहला स्टेटमेंट ये ठीक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के G20 की अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत का प्रतीक है। अमृतकाल कब से कब तक माना गया है? तो अमृतकाल ये माना गया है 2022 की भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ तक, यानी कि 25 वर्षों की इस अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। क्लियर है? तो देखिए G20 लोगों के नीचे हमने लिखा है देवनागरी लिपि में भारत। तो आपने लोगो देखा होगा, जगह जगह अलग अलग शहरों में लगाया गया है। तो ये हुआ है। तो अब इसके आगे देखते हैं। अब G20 शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रित जो अतिथि देश हैं, बांग्लादेश है, मिस्र है, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। इनमें से आपको कोई भी आस पड़ोस का कंट्री दे देगा, पूछ देगा कि म्यांमार है कि नहीं है, तो म्यांमार नहीं है, या फिर पाकिस्तान है कि नहीं है, नहीं है, है ना। तो ऐसा कोई भी कंट्री दे देगा, बोल देगा कि इनमें से कौन से आमंत्रित अतिथि देश हैं। तो ये इनमें से ये देखिए आमंत्रित जितने भी दिए हैं ये सारे हमने बता दिए हैं। अब ये कितनी बैठकें होंगी? केवल दिल्ली में तो बैठक नहीं होगी इसकी। तो भारत के 50 से अधिक शहरों में G20 की 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। अगर आपसे बात करें कि यूपी के कौन कौन से शहर में आयोजित की बैठक की जाएगी, तो यूपी के लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में और ग्रेटर नोएडा में, इन 4 जगहों पर इसकी बैठक जो आयोजित की जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब इसकी पहली बैठक G20 सशक्तिकरण की पहली बैठक यानी कि एम्पावर इंस्पेक्शन, ये मीटिंग कहाँ पे आयोजन हुआ? ये आगरा में आयोजन हुआ है इसका। और बात करें डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? तो लखनऊ में बैठक हुई थी आयोजित। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए G20 ट्रोइका में कौन है? देखिए 3 कंट्री होते हैं इसमें। एक तो ये जहाँ पे पिछला समिट हुआ था, 17वां वाला हुआ, जैसे अभी 18वां वाला हुआ, और नेक्स्ट जहाँ पे होगा, तो इसमें ट्रोइका में 3 कंट्री आते हैं, पिछला वाला और वर्तमान वाला और अगला वाला। तो इंडोनेशिया में पिछला हुआ, इस टाइम भारत में हो रहा, नेक्स्ट ब्राज़ील में होगा। तो यह प्रथम अवसर है जब G20 ट्रोइका में 3 विकासशील देश हैं। अब नेक्स्ट 2024 की बात करें तो आयोजन इसका ब्राज़ील में होगा। अगर बात करें 25 की तो दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस ये क्या है? तो देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने G20 अध्यक्षता के रूप में G20 डिजिटल ये इनोवेशन अलायंस यानी G20 DIA लॉन्च किया है। क्लियर है? तो इसका उद्देश्य क्या है? G20 देशों के साथ आमंत्रित गैर सदस्यीय राष्ट्रों में स्टार्टअप द्वारा विकसित नवीन प्रभावशाली डिजिटल तकनीकों को पहचानना। अब देखिए इसका G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये बेंगलुरु में हुआ है। चलिए नेक्स्ट है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ?
तो COP27 इसको हम कहेंगे। तो मिस्र में आयोजन हुआ था, कहाँ पे, शर्म अल शेख, ये COP27 का आयोजन हुआ। 26 का मैच था फॉलोइंग में अगर पूछ ले तो ग्लासगो में हुआ था। क्लियर है। 27 में भारत ने लाइफ टाइम फॉर इन्वायरमेंट यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट विषय वस्तु पर एक पेवेलियन को स्थापित किया था। नरेंद्र मोदी ने 2022 में क्या किया था कि मिशन लाइफ को ये लॉन्च किया था। कब, 2022 में। कहाँ पे, देखिए मिशन लाइफ को लॉन्च किया गया था ये COP26 में। कहाँ पे, लाइफ को लॉन्च किया गया COP26 में। चलिए बात करते हैं अब ये मिशन लाइफ क्या है। ये एक जन आंदोलन है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्रवाई को प्रेरित करेगा। क्लियर है कि अब हम पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। तो ये कब से कब तक का मिशन, ये 2022 से 2028 तक ये लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, मिशन व्यक्तियों और समुदाय को एक ऐसे जीवन स्तर को अपनाने में प्रेरित करेगा जो प्रकृति के अनुकूल हो और उसे नुकसान ना पहुंचाए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है COP27 के समापन पर शर्म अल शेख कार्यान्वयन योजना लाई गई है। कहाँ पे, ये मिस्र में। चलिए नेक्स्ट है। अब इसी टाइम पे एक क्षति एवं नुकसान यानी कि लॉस एवं डैमेज से निपटने हेतु एक कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है। देखिए एंटोनियो गुटेरेस द्वारा $3.1 बिलियन की एक योजना की घोषणा की गई है जो अगले 5 वर्षों में पूर्व चेतावनी प्रणालियों द्वारा पृथ्वी की सभी सुरक्षा प्रदान करेगी। इस सम्मेलन में हुआ क्या था कि 27 वर्षों के इतिहास में पहली बार कृषि की विषय वस्तु पर एक पूरा दिन समर्पित था ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सतत रूपांतरण हेतु खाद एवं कृषि पहली बार लॉन्च किया गया है। इसमें पहल को लॉन्च किया है सतत रूपांतरण हेतु खाद एवं कृषि यानी फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको पता है कि COP28 कहाँ पे हुआ, तो दुबई में होना है, संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए पैराग्वे के राष्ट्रपति आपको पता है कि कौन चुने गए हैं, तो पैराग्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं सेंटियो पेना। कौन है, सेंटियो पेना। चलिए नेक्स्ट है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रधानमंत्री आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये बनाए गए हैं देखिए अनवर उल हक काकड़। अनवर उल हक काकड़ को बनाया गया है पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री। नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, तो नेपाल कांग्रेस पार्टी के जो रामचंद्र पांडेल हैं उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। वियतनाम में राष्ट्रपति चुनाव हुए, तो इसमें यहाँ पे वियतनाम के नए राष्ट्रपति हैं बो बेन थुओंग। चलिए नेक्स्ट है। इन्हें दोबारा से राष्ट्रपति चुन लिया गया शी जिनपिंग को। नेक्स्ट नाइजीरिया के राष्ट्रपति देख लेते हैं, तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं बोला अहमद ये टिनुबू। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको देख लो, बोला अहमद अदेकुनले टिनुबू, तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। इक्वेटोरियल गिनी के देख लेते हैं। इक्वेटोरियल गिनी का इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैनुएला रोका बोटे। ये कौन, मैनुएला रोका बोटे। या बांग्लादेश के राष्ट्रपति देख लेते हैं। बांग्लादेश के मोहम्मद साबुद्दीन चुप्पू। अब ये चुप्पे रह गए रहे हैं कि पता नहीं, तो ये चलिए देखते हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है, तो ये हैं साइप्रस के राष्ट्रपति, ये निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। चेक गणराज्य के देख लेते हैं, कौन है चेक गणराज्य के, ये पेट्रा पावेल विजयी। बाकी न्यूजीलैंड के देखिए पूछे गए थे वहाँ पे कि कौन थे, क्रिप्स हॉपकिंस थे, यूपीपीसीएस में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। आयरलैंड के सबको देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते कुछ 5-7। ये अब तो ज़्यादा पुराना हो गया क्योंकि 2023 में जो भी करंट में है ना वही पूछे जाते हैं अधिकतर, या फिर भारत की अगर यात्रा पर रहते हैं तो अब पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है। चलिए अब ये देखिए महिला हो कोई, कहीं ट्रांसजेंडर बना हो कोई, तो उसमें स्पेशली पूछ लिया जाता है। तो ये कौन है, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, डीना बोलावाटे। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन, डीना बोलुआर्टे। फिजी में, चलिए छोड़ते हैं अब इसको, ज़्यादा पुराना हो गया है। डेनमार्क, इसको छोड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं देख लेते हैं। देखिए बिपरजॉय को अच्छे से कवर करते हैं। बिपरजॉय चक्रवात आया था कब, 6 जून 2023 को आया था। कहाँ पर, दक्षिणी अरब सागर में आया था। तो नाम क्या था इसका, बिपरजॉय। ये देखिए वर्ष 2023 में अरब सागर में उत्पन्न होने वाला पहला चक्रवाती तूफान था ये। क्लियर है। अब 15 जून को ये टकराया था, सौराष्ट्र एवं कच्छ में लैंडफॉल हुआ था। कब, 15 जून को। कितने टाइम तक रहा था ये, 13 दिन 3 घंटे तक ये रहा था। अत्यधिक
गंभीर ये चक्रवाती तूफान की श्रेणी में इसको रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आईएमडी के अनुसार बिपरजॉय 1977 के बाद उत्तरी हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाला सबसे लंबी अवधि तक का चक्रवात है। इसको नाम पूछ दिया कि नाम किसने दिया था, तो ये बांग्लादेश ने नाम दिया था। वैसे बंगला और वैसे बिपरजॉय। क्लियर है, बी से बंगला और बी से बिपरजॉय, ऐसे याद रख लेना बस। बिपरजॉय का अर्थ ही, इसका अर्थ ही आपदा है। चलिए नेक्स्ट है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। किस टाइप का ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। चक्रवात फ्रेडी कहाँ पर है, चक्रवात फ्रेडी ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ये मेडागास्कर के तट पर टकराया था और इससे नुकसान किसको हुआ, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर वगैरह को। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है अब ये ऑस्ट्रेलिया मौसम विज्ञान द्वारा इसका नाम फ्रेडी दिया गया है। नेक्स्ट है गैब्रियल। देखिए फरवरी में आया था गैब्रियल, न्यूजीलैंड में टकराए थे। लैंडफॉल कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ था लैंडफॉल। उष्ण कटिबंधीय टाइप का चक्रवात था ये भी। अब इसका नाम जो है, इसका नाम ऑस्ट्रेलिया मौसम विज्ञान ने इसका नाम ये गैब्रियल दिया था। गंभीर श्रेणी का चक्रवात था ये। बाकी इसका कुछ नहीं देखना। तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, तो देखिए कब आया था, फरवरी 2023 में भूकंप आए थे तुर्की और सीरिया में। भूकंप का आदि केंद्र कहाँ था ये पूछ लिया था, तो कि दक्षिण मध्य तुर्की में गांजिया टेप एक शहर है, वहाँ पर था ये। भूकंप का केंद्र कहाँ था, गांजिया टेप शहर था, वहाँ पर भूकंप का केंद्र था। देखिए काफ़ी दुखदायी, यहाँ पर 57,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। काफ़ी खतरनाक ये था, इसमें भारत की ने भी बहुत मदद की थी। तो भारत की सेना ने यहाँ पर ऑपरेशन दोस्त के द्वारा बचाव एवं राहत अभियान चलाया था। बहुत ज़्यादा लोग मलबे में दबे हुए थे, तो भारत की सेना गई थी वहाँ पर। भारत की सेना ने काफ़ी सराहनीय प्रयास किया था, तो सलाम है भारत की सेना को। तो देखिए भारत ने मलबे के नीचे फंसे लोगों को पहचान के लिए गरुड़ एरोस्पेस से ड्रोन द्रोड़ी तथा डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया था यहाँ पे। नेक्स्ट अब यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे ये गए थे तो C-17 ग्लोब मास्टर विमान गया था। कौन सा, C-17 ग्लोब मास्टर 3rd विमान गए थे यहाँ पे। तो देखिए यूक्रेन में जो भारत के लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो ये फ्रेंड्स ये इंटरनेशनल की हमने सारी न्यूज़ डिस्कस कर ली हैं जो भी पूरे साल में चर्चा में रही हैं। देखिए अब ये कल से ये हमारा एपिसोड कम ही टाइम का रहा है, क्योंकि कल तो 2 घंटे तक खिंच गया था। तो अब देखिए कल के एपिसोड में हम क्या लेकर आएंगे, कल के एपिसोड में हम लाएंगे आर्थिक परिदृश्य लाएंगे। उसमें जितने भी देश विदेश में आर्थिक घटनाएँ हुई हैं वो सारी घटनाओं को डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ में हम बजट के, केंद्रीय बजट के, केंद्रीय इकोनॉमिक सर्वे के, वो कहाँ पे कौन से किसके, और कुछ स्टेट का बजट भी लेकर आएंगे। जैसे कि स्टेट का बजट बिहार का और स्टेट का बजट आपका यूपी का। अगर 2 घंटे से कम में हो गया तो हम कोशिश करेंगे राजस्थान, यूपी और बिहार तीनों का बजट ले आएँ। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच गई तो हम उसके लिए अलग से डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो हम देखिए एक ही वीडियो में सबका बजट का डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो अलग अलग स्टेट की हमने वीडियो लेकर आएंगे। आपने डाल भी रखी है अभी। तो अब देखिए फ्रेंड्स आपका काम क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। तो जो भी बहनें हैं हमारा चैनल देख रही हैं तो अपने भाइयों के राखी बांधें और अपने भाइयों की जेब काटें वो अच्छे से। और भाइयों का भी ये देखिए कर्तव्य बनता है कि अपनी बहनों को अच्छे से अच्छा गिफ्ट दें, और हमारी साइड से भी आप गिफ्ट दे सकते हैं। गिफ्ट का जो भी चार्ज लगेगा हम आपको वो पे कर देंगे। बहनों का ये कर्तव्य है कि जितनी राखियाँ अपने भाइयों को बांध रही हैं उसके नाम की राखी, एक हिंदू गुरु की नाम की राखी भी, हमारे नाम की राखी, हमारी टीम के नाम की राखी भी अपने भाइयों को बांधें और हमें भी गिफ्ट करें। हम भी आपको उसके बदले में गिफ्ट करेंगे, क्योंकि हम भी एक आपके भाई की तरह हैं। और इस त्यौहार में आपके साथ में पूरे हर्षोल्लास के साथ में हम भी त्यौहार मनाएंगे, और आपके सबके साथ हमारी टीम को भी, और आपकी टीम के साथ साथ में आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। देखिए अब इसको आप अपना समझकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको क्या क्या और डिमांड है, आप क्या क्या और चाहते हैं कि हम उन पर काम करें। चलिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय।